में सबसे फर्स्ट डे हम लोगों ने देखा कि मीनिंग क्या होता है ऑसिलेशन का, टू एंड फ्रो मोशन, बैक एंड फोर्थ मोशन। ठीक है भाई। और ऑसिलेशन कभी कभी एसएचएम होता है, कभी नहीं होता है एसएचएम। तो मीनिंग देखा, इक्वेशन देखा, कंडीशन देखा ऑसिलेशन के, एसएचएम के। तो एसएचएम का कंडीशन देखा था भाई, दो तरह से हम लोगों ने देखा था, या तो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट हो एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स मीन हो, या फिर x फ्रॉम द मीन, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन सिंगल हार्मोनिक फंक्शन से रिप्रेजेंटेबल हो। सिंगल हार्मोनिक फंक्शन मतलब साइन और कोसाइन, दोनों को हार्मोनिक फंक्शन बोलते हैं, साइनसॉइडल फंक्शन बोलते हैं। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ हार्मोनिक फंक्शन से रिप्रेजेंटेड हो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन, तो ऐसे ऑसिलेशन को हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम बोलते हैं। और एसएचएम में हम लोगों ने देखा भाई कि अगर ये है तो वेलोसिटी के लिए डिफ्रेंशिएट करके निकाला, और ये आया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। और जब इसको हम लोग x के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वेलोसिटी आता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला की तरह याद रखते हैं इसको, जिस भी डिस्प्लेसमेंट के लिए वेलोसिटी निकालना हो हम लोग निकाल सकते हैं। अगर x का वैल्यू 0 रखोगे इट मीन्स मीन पोजीशन पे, तो मीन पोजीशन में x का वैल्यू 0 रखोगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर हो जाएगा, ए हो जाएगा, दैट इज ओमेगा ए हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 0 पे, यानी कि मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी इज मैक्सिमम एंड दैट इज इक्वल टू a इंटू ओमेगा। और जब हमारा जब x हम लोग प्लस माइनस a लिखे, दैट इज पॉजिटिव एक्सट्रीम या नेगेटिव एक्सट्रीम के लिए लिखें, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a हो, दैट इज पॉजिटिव एक्सट्रीम या नेगेटिव एक्सट्रीम हो, अगर ऐसा होता है देन वेलोसिटी विल बी 0। कैसे भाई? तो जब x का वैल्यू हम लोग a या माइनस a रखें तो ये स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर ही हो जाएगा, a स्क्वायर में से स्क्वायर 0 हो जाएगा और वेलोसिटी 0 हो जाएगा। ये है एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे तो भैया वेलोसिटी 0 होना ही है, क्योंकि वहाँ से वापस आना है, राइटवर्ड जा रहा था तो लेफ्टवर्ड आना है, लेफ्टवर्ड जा रहा था तो राइटवर्ड आना है। तो ये सब देखा था हम लोगों ने। और एक्सेलरेशन तो हमेशा ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट टाइम्स x होना है। ओमेगा का वैल्यू क्या है अभी हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया है, अभी के लिए इतना बताया है कि ओमेगा इज ए कांस्टेंट, और ये हर एसएचएम के लिए अपना अपना अलग अलग कांस्टेंट होता है। एक एसएचएम सिस्टम के लिए एक ही रहेगा, ओमेगा फिक्स रहेगा, चाहे 10 हो, 20 हो, 30 हो, सबके लिए वैसे ही हमारा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल पेंडुलम के लिए ओमेगा होता है अंडर रूट g/l, तो अंडर रूट g/l होगा। पेंडुलम का लेंथ बदल जाए तो उसका ओमेगा चेंज होगा, तो वो दूसरा पेंडुलम समझा जाएगा। किसी एक पेंडुलम का लेंथ तो फिक्स होगा तो ओमेगा भी फिक्स होगा। तो ओमेगा इज ए कांस्टेंट। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने देखा था भाई एनर्जी वेरिएशन विद टाइम एंड पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट। टाइम के साथ भी वेरिएशन देखा था और डिस्प्लेसमेंट के साथ एनर्जी का क्या वेरिएशन, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी। तो टाइम के साथ जो देखा था वेरिएशन तो भैया इस तरह से देखा था कि टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम इलैप्स होगा वैसे वैसे हमारा एनर्जी भी वेरी करेगा। अगर ये एसएचएम है x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, मान लो ये अगर एसएचएम है वाइट वाला जो दिखा रहा हूँ, अगर ये एसएचएम है तो आपको पता है कि ये x इज इक्वल टू 0 का मतलब हो गया ये मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन पे एक काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम होता है, पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम देखो यहाँ पे ये वाला काइनेटिक एनर्जी है, ये मैक्सिमम है। x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जब मीन को क्रॉस करता है t इज इक्वल टू 0 पे, क्योंकि x इज इक्वल टू a sin ओमेगा t है, इसका मतलब है कि एट t इज इक्वल टू 0 द ऑसिलेटिंग पार्टिकल इज एट मीन। t इज इक्वल टू 0 पे x भी 0 है, इसलिए ये मीन पे है, और मीन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगा क्योंकि ये हाईएस्ट स्पीड से जा रहा होगा, एक्सट्रीम पे 0 होता है। इसलिए अगर आपको ग्राफ में चेक करना हो, एक साइन स्क्वायर ओमेगा टी, एक कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है, तो आप देख सकते हो भाई दोनों में से कौन काइनेटिक होगा, कौन पोटेंशियल होगा। तो आप देखो अगर हमारा x ऐसे है कि मीन पे है t इक्वल टू 0 पे, तो मीन पे मैक्सिमम होता है काइनेटिक एनर्जी, इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम वाला जो होगा वो होगा काइनेटिक एनर्जी, हमारे यहाँ पे मैक्सिमम है, तो इसलिए ये वाला काइनेटिक एनर्जी वाला होगा। अब देखो भाई जब हमारा एक्सट्रीम पोजीशन होता है, एक्सट्रीम पोजीशन ये वाला पोजीशन बोलेंगे जब x का वैल्यू मैक्सिमम हो तो उसको बोलेंगे एक्सट्रीम पोजीशन। x का वैल्यू a हो गया, x का वैल्यू माइनस a हो गया। तो जब एक्सट्रीम पे होता है तो हमारा काइनेटिक एनर्जी 0 होता है, तो देखो बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो ये काइनेटिक एनर्जी 0 वाला चल रहा है ऐसे। तो पोटेंशियल एनर्जी वाला क्या चलेगा, तो मीन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो हाफ kx स्क्वायर है,
जब x इक्वल टू 0 है तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे ग्रीन वाले से दिखा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी को। x इक्वल टू 0 पे पोटेंशियल एनर्जी 0, x इक्वल टू a पे ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है, ये x इक्वल टू a वाला पॉइंट है, ये x इक्वल टू 0 वाला पॉइंट है, ये x इक्वल टू -a वाला पॉइंट है, निगेटिव एक्सट्रीम। फिर ये x इक्वल टू 0, यानी कि ये मिल गया तुम्हें कैपिटल टाइम t। यहाँ पे x इक्वल टू a है, ये वाला a वैल्यू है, ये x इक्वल टू -a है, मीन्स ये वाला -a है। इस तरह से दिखाएंगे। तो जितने टाइम में एक बात और ध्यान रखना सारे लोग, एक इसमें से एक साइन स्क्वायर ओमेगा टी होता है, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी होता है। अगर तुमने इक्वेशन ले लिया है ए साइन ओमेगा टी, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी में हाफ के एक्स स्क्वायर डेट इज हाफ, और के का वैल्यू याद होगा, हम लोग लिखते थे एम ओमेगा स्क्वायर। किसी भी एसएचएम के लिए के क्या होता है, एम ओमेगा स्क्वायर होता है। तो एम ओमेगा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का मतलब है ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो साइन स्क्वायर वाला तुम्हें मिल गया पोटेंशियल एनर्जी। अगर ये कॉस वाला लिए होते तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी में कॉस आ जाता। कहीं परेशानी हो तो बताओ भाई। हम लोग आइडियल एसएचएम स्प्रिंग मास सिस्टम को समझते हैं। आइडियल एसएचएम इज स्प्रिंग मास सिस्टम, और इसके लिए जब फोर्स लिखते हैं तो -kx होता है फोर्स, इसलिए एक्सेलरेशन जब लिखते हैं तो -k/mx होता है। और एक्सेलरेशन स्टैंडर्ड ये कहता है कि ये -ω²x होना चाहिए भाई, और ये है -k/mx, इसका मतलब कि ω² ही k/m है। सो k/m इज़ ω², इसलिए k का वैल्यू है m ω²। हर एसएचएम के लिए ओमेगा फिक्स है, मास फिक्स है, इसलिए उसके इक्विवेलेंट स्प्रिंग मास सिस्टम अगर हम लोग समझे तो उसका k वैल्यू लिया जाएगा m ω²। तो हमेशा k को हम लोग m ω² से रिप्लेस कर सकते हैं एसएचएम में। इस तरह से काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का वेरिएशन देखा हम लोगों ने, उसका ग्राफ देखा था डिटेल के लिए। तो भाई जो क्लास हुआ था उसमें आप देखेंगे पूरा एक क्लास एनर्जी में ही गया था, और था एक एनर्जी का वेरिएशन विद पोजीशन। तो भैया यहाँ पे भी देख रहे हो, एक्सट्रीम पोजीशन पे जाओगे तो क्या मैक्सिमम होना चाहिए। एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कि पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। ये वाइट वाला जो है वो कौन सा है, काइनेटिक एनर्जी है या पोटेंशियल एनर्जी। ये x इक्वल टू a पॉजिटिव एक्सट्रीम, x इक्वल टू -a नेगेटिव एक्सट्रीम, x इक्वल टू 0 मीन्स मीन। बताओ भाई ये वाइट वाला कौन सा है, काइनेटिक एनर्जी है या पोटेंशियल एनर्जी। वाइट वाला है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि मीन पे x इक्वल टू 0 पे 0 होता है, पोटेंशियल एक्सट्रीम पे मैक्सिमम होता है, इसलिए ये होगा पोटेंशियल एनर्जी। और ये जो ऑरेंज वाला दिख रहा है ये हमारा होगा काइनेटिक एनर्जी, मीन पे मैक्सिमम, मीन पे मैक्सिमम, इसलिए ये होगा काइनेटिक एनर्जी। इस तरह दिखाएंगे, दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट होता है, इसलिए ये वाला जो ग्राफ दिखाएंगे ये हमारा टोटल एनर्जी है, हाफ m ω² a² इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। ये टोटल एनर्जी है। और ये किस x के लिए दोनों इक्वल होता था, तो ये भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था भाई। किस x के लिए 0 इक्वल होता था, दोनों 50-50% हो जाता था। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। अगर हम लोग वैल्यू रख करके और सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू +-a/√2 आया था, इसलिए ये a/√2 है, ये -a/√2 है। x इक्वल टू -a/√2, x इज इक्वल टू -a/√2 पे एंड x इज इक्वल टू a/√2 पे। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी दोनों सेम हुए। तो ये सब एनर्जी वेरिएशन देखा था लास्ट क्लास में हम लोगों ने, और साथ में ये देखा था नेक्स्ट स्प्रिंग मास सिस्टम। तो स्प्रिंग मास सिस्टम भी देखा था, सीरीज में होगा तो क्या होगा, पैरेलल में होगा तो क्या होगा। ऐसे टाइम पीरियड स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए 2π√m/m/k, और k ये k इक्विवेलेंट होगा। अगर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखें तो आपको k इक्विवेलेंट निकाल लेने हैं। सीरीज के लिए क्या फार्मूला बनता था, तो सीरीज के लिए फार्मूला बनता था भैया 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k1 + 1/k2, ऐसा बनता था फार्मूला। सीरीज में बहुत सारे जब होंगे तो पैरेलल में होंगे, अगर पैरेलल में होंगे तो उस कंडीशन में क्या बनता था, तो पैरेलल में बनता था k इक्विवेलेंट। इन दोनों के बदले में एक स्प्रिंग डालें तो k इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू क्या भाई, तो k1 + k2। ये होता था पैरेलल के लिए, ये होता था सीरीज के लिए। और पहचानते कैसे थे, तो याद होगा पैरेलल में जितना भी चेंज इन लेंथ करोगे दोनों स्प्रिंग में उतना ही चेंज इन लेंथ होगा, नो शेयरिंग। लेकिन सीरीज में जब होगा तो जो भी आप चेंज इन लेंथ कराओगे दैट चेंज इन लेंथ विल बी शेयर्ड। अगर 2 सेंटीमीटर का करा रहे हो तो हो सकता है 1 का एक्सटेंशन हो, 1.5 का एक्सटेंशन हो। शेयरिंग हो रहा है तो सीरीज में है।
कोई शेयरिंग नहीं हुआ, सेम चेंज इन लेंथ इन ऑल स्प्रिंग, दो पैरेलल में है। ये सब हम लोगों ने देखा था लास्ट क्लास में। आज जो हम लोग देखेंगे वो आज हम लोगों का होगा सिंपल पेंडुलम। सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि सिंपल पेंडुलम वाला बात क्या है, और कुछ और यूट्यूब में जब लिक्विड डालें और इसको डिस्प्लेस करें तो ये भी एसएसएम करता है, और ये एनसीईआरटी में भी है और इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं। तो चलो भाई अब आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करें। यहाँ तक तो सबको क्लियर है और आपको टाइम भी मिल गया 2 दिन, जिसका छूटा होगा वो कवर भी कर लिया होगा। ठीक है भाई, तो अब आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलो तो एक लिख दिया जाए क्वेश्चन को, फाइंड टाइम पीरियड। क्वेश्चन लिखो, फाइंड टाइम पीरियड फॉर ए लिक्विड ऑसिलेटिंग इन ए यूट्यूब में ऑसिलेट कर रहा हूँ। क्वेश्चन कॉमन है। इस तरह से जो हम लोगों का ज़्यादातर बुक में होता है वो यूट्यूब इस तरह से होता है, ऐसे इसमें दोनों एंड ऐसे ओपन टू एटमॉस्फेयर है भाई, और इसमें हमने लिक्विड डाल दिया। मान लो कोई भी लिक्विड डाल दिया, वाटर ही डाल दिया, तो ये दोनों में सेम लेवल पे रहेगा भाई, सेम लेवल पे रहेंगे इक्विलिब्रियम में। वाटर इसमें है, वाटर तो इसमें है। इस तरह से ये कोई लिक्विड है, इसमें वाटर तो एग्जाम्पल है, कोई लिक्विड है जिसका डेंसिटी मान लो रो है। ठीक है, तो इधर है मान लो एल लेंथ, इधर भी है एल लेंथ, वो तो होगा ही। एल लेंथ समझा जाता है। मान लो एल हाइट इधर है, एल हाइट इधर है। ठीक है भाई, दोनों तरफ से सेम हाइट है। इस यूट्यूब में अब क्या किया गया, इसमें हम लोग क्या करें, एक तरफ सक्शन पंप लगा दें। सक्शन पंप क्या होता है वो समझते होगे आप। एक सक्शन पंप लगा देते हैं। सक्शन पंप जो सक करता है, लिक्विड को सक कर सकता है। सक्शन पंप डेंटिस्ट के यहाँ भी लगता है भाई, जब भी कोई आरसीटी करते हैं डेंटिस्ट तो उसमें भी सक्शन पंप, मतलब लिक्विड कहीं है उसको सक कर ले। तो यहाँ पे अगर मान लो हमने, क्योंकि क्वेश्चन में कई बार लैंग्वेज में दे दिया जाता है कि एक सक्शन पंप कनेक्टेड है और ये जो सक कर रहा है ऐसे सक कैसे करता है भाई, वैक्यूम क्रिएट करके। यहाँ से समझो एयर को निकालता है तो वैक्यूम क्रिएट होता है, यहाँ पे प्रेशर डिक्रीज होता है, तो ये लिक्विड अपने आप ऊपर उठता है। हम लोग भी फ्रूटी पीते हैं तो स्ट्रॉ, या जूस पीते हैं तो स्ट्रॉ लगा करके क्या करते हैं, सकिंग एक्शन ही तो दिखाते हैं। तो आप बन जाते हो सक्शन पंप। आप इसमें जैसे ही लगा करके और सक करते हो तो लिक्विड ऊपर राइज होता है। वही काम यहाँ पे सक्शन पंप लगाए, या ऐसे ही किसी रमेश ने मुंह लगा करके ये काम कर दिया, और इससे क्या हुआ कि इसका लिक्विड लेवल, सक्शन पंप काम कर रहा है और इसका लिक्विड लेवल थोड़ा ऊपर राइज हो गया। समझो कुछ हाइट से राइज हो गया, तो ज़रूर है इसका मतलब कि ये जितना हाइट राइज होगा उतना हाइट ये नीचे फॉल भी करेगा भाई। जब ये सक करेगा तो ये ऊपर राइज होगा, तो ये वाला थोड़ा ही ना यहाँ पे यहीं रह जाएगा, क्योंकि ये ऊपर आएगा तो ये नीचे आना पड़ेगा। रहना तो है लिक्विड को नीचे बॉटम में, इसलिए इसको सक करके ऊपर उठाएंगे तो ये नीचे आएगा। इट मीन्स अगर ये वाई डिस्टेंस अगर ऊपर उठेगा तो ये वाई डिस्टेंस नीचे आएगा, क्योंकि ये वाला था इक्विलिब्रियम वाला। जब दोनों में लेवल सेम होता है तो ये होता है। तो ड्यू टू सक्शन पंप इफ y is height raised in the one limb of the यूट्यूब, तो दूसरे में y से डाउन होगा, तो लिक्विड यहाँ से अब नज़र आएगा। अब चलो ये सक्शन पंप ऐसे किया हुआ है, सक करके रखा हुआ है ऐसे, y हाइट या कुछ भी हाइट लिया हुआ है। ये हाइट y ज़रूरी नहीं है, y नॉट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। 2 सेंटीमीटर इसने उठा रखा है लेवल को, इक्विलिब्रियम लेवल से 2 सेंटीमीटर उठा रखा है। सडनली सक्शन पंप हटा दिए गए। जब हटा दिए जाएंगे तो फिर क्या करेगा, अब ये वापस आएगा, ये ऊपर जाएगा। तो ये जब वापस आएगा, ये ऊपर जाएगा, तो जब मीन पे पहुंचेगा तो तुरंत रुक नहीं जाएगा, क्योंकि ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, ये जो लिक्विड ऐसे करके मोशन में आया और जब इस लेवल पे आया, ये इस लेवल पे आया, तो ये रुक नहीं जाएगा, क्योंकि इधर का मोशन गेन कर लिया। तो ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन इट विल राइज एबव द इक्विलिब्रियम लेवल, ये ऊपर उठ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। फिर
अब इधर ज़्यादा प्रेशर, इधर कम प्रेशर, इधर से फिर ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे करके ये ऐसे ऐसे यूट्यूब में ये ऑसिलेशन करेगा। एक बार तुमने उठा करके रखा हुआ है ऐसे, ये ऐसे है, अब छोड़ोगे तो ये नीचे तो आएगा ऐसे, ये थोड़ा ऊपर उठ जाएगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। फिर ये जब रिटार्ड होकर जीरो होगा तो फिर ये वापस ऐसे आएगा, फिर ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन ऊपर लिफ्ट हो जाएगा, इस तरह से करेगा और फाइनली ये सेट कर जाएगा वही अपने ओरिजिनल इक्विलिब्रियम में। तो इसका टाइम पीरियड निकालना है भाई, इसका टाइम पीरियड निकालना है, एनसीईआरटी में गिवन क्वेश्चन है ये। तो जरूरी नहीं कि सक्शन पंप लगा करके आपको क्वेश्चन के लैंग्वेज में दिया जाए, बस ऐसे ही यूट्यूब में है और ऑसिलेट कर रहा है, टाइम पीरियड निकालो भाई। चलो कोई बात नहीं है, इक्विलिब्रियम में है। अब इधर से हमने कुछ वाटर डाल दिए, मान लो वाटर पहले था इक्विलिब्रियम में, फिर डाल दिया कुछ और वाटर डाल दिया, तो इसको डिस्टर्ब करेगा तो फिर ये ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा, ऐसे ऐसे करेगा। तो इसका टाइम पीरियड चाहिए, कैसे निकालेंगे तो वो देखो। आपको याद होगा हम लोगों ने 3 स्टेप्स चले थे, 3 स्टेप लेते थे क्या भाई? तो सबसे पहले मीन ढूंढो, मीन कहाँ है, किसी ऑसिलेटर में सबका मीन कहाँ है, और मीन से एक्स डिस्प्लेसमेंट पे एक्सेलरेशन निकालो। एक्सेलरेशन निकालो भाई, एक्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन से जब डिस्प्लेस्ड हो, एक्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन डिस्प्लेस्ड हो, उस समय का एक्सेलरेशन निकालो, फर्स्ट स्टेप। और सेकंड स्टेप क्या होता था भाई, याद होगा सेकंड स्टेप क्या होता था? निकालने के बाद क्या करेंगे बोलो? कंपेयर करेंगे भाई कि एक्सेलरेशन जो आया वो प्रोपोर्शनल टू एक्स आया या नहीं आया। और जब ये देखिए कि प्रोपोर्शनल आ गया तो इससे हमें ओमेगा का वैल्यू मिल जाता था। और थर्ड स्टेप में क्या करते, जैसे ही ये अगर आ गया तो हम लोग इससे कंक्लूजन में निकालते थे कि अगर ये इस फॉर्मेट में है तो एसएम है और ओमेगा भी मिलता था फ्री में। और स्टेप 3 क्या होता था, टाइम पीरियड निकालना है तो 2π/ω कर लो। ये भाई फॉर्मूला ही है, अभी के लिए तो ये फॉर्मूला है, याद रखने हैं। टाइम पीरियड होता है 2π/ω किसी भी एसएचएम के लिए। जिस दिन हम लोग नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रोबेबली हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड एसएचएम, इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो उस समय आपको फॉर्मूला भी नज़र आएगा कि ये फॉर्मूला कैसे हुआ। जितने टाइम में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है उतने ही टाइम में एक एसएचएम भी पूरा होता है। तो इसलिए ओमेगा मिलेगा और इससे टाइम पीरियड मिल जाएगा। 3 स्टेप प्रोसेस से चेक भी हो जाता है कि एसएचएम है या नहीं, और टाइम पीरियड भी मिल जाता है। बोलो भाई, यहाँ तक क्लियर है? बोला करो। हाँ, तो जब क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। इसी स्टेप्स को फॉलो कर लेंगे, ये 3 स्टेप्स को हम लोग फॉलो करेंगे। तो इधर हम लोग फॉलो करते हैं, चलो देखा जाए इधर। तो सपोज करते हैं भाई कि ये इक्विलिब्रियम से मान लो अभी वाई डिस्प्लेसमेंट पे है, क्योंकि देखो भाई आपको निकालना है, कभी कुछ डिस्प्लेसमेंट हो कभी कुछ हो डिस्प्लेसमेंट। मान लो ये y0 हाइट तक हम लोग उठाते हैं और छोड़ते हैं, तो इसका मतलब ये y0 तक नीचे आएगा और ये y0 एम्पलीट्यूड पे ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा। जितने पे रिलीज करोगे वो होगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे तुम रिलीज कर रहे हो, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रहे हो, तो 0 वेलोसिटी होता है एक्सट्रीम पे। इट मीन्स ये एक्सट्रीम की तरह काम करेगा। ये वाला अपना मीन पोजीशन है और मीन से y0 डिस्टेंस ये, तो y0 डिस्टेंस इधर भी आएगा और ये हमारा काम करेगा एम्पलीट्यूड की तरह। जितने डिस्टेंस पे ऊपर सक करके और छोड़ोगे रिलीज करोगे वही उसका एम्पलीट्यूड बन जाएगा। उसी तरह से जैसे कि ये स्प्रिंग मास सिस्टम हो और इसका मीन पोजीशन है ये, अब मीन पोजीशन से अगर तुमने 2 सेंटीमीटर डिस्प्लेस करके और तब रिलीज कर दिया तो ये 2 सेंटीमीटर ही इसका एम्पलीट्यूड बन जाएगा। हमेशा ये 2 सेंटीमीटर ही ऊपर जाएगा मीन से, 2 सेंटीमीटर फिर नीचे आएगा मीन से, और ये 2 सेंटीमीटर के एम्पलीट्यूड पे चलेगा। सो जितने पे आप रिलीज करोगे वही उसका एम्पलीट्यूड बनेगा। मीन से डिस्प्लेसमेंट जहाँ वेलोसिटी 0 हो वो एम्पलीट्यूड है। मीन से वो डिस्प्लेसमेंट जहाँ वेलोसिटी 0 यानी एक्सट्रीम पोजीशन हो वही हमारा एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अच्छा भाई कोई बात नहीं है, ये y0 दिया एम्पलीट्यूड, हमें तो एसएचएम निकालना है। हमें कंसीडर करना होगा आर्बिट्ररी डिस्प्लेसमेंट, x पे कंसीडर कर रहे हैं, या आर्बिट्ररी डिस्प्लेसमेंट y पे कंसीडर करें। अगर y पे कंसीडर करेंगे तो ay इक्वल टू -ω² y होना चाहिए। x डिस्प्लेसमेंट पे देखेंगे तो ω² x होना चाहिए। तो y भी ले सकते हो, कोई x भी ले सकता है,
चलो अगर x करना चाहेंगे तो इसको मैं x कर दूंगा, अगर y रखना चाहो तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन, मान लो हमारा इधर y एक्सिस है, y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो मैं ये देखूंगा भाई कि y आर्बिट्रेरी डिस्प्लेसमेंट पे कंसीडर द लिक्विड एट आर्बिट्रेरी डिस्प्लेसमेंट कितना भाई, तो आर्बिट्रेरी डिस्प्लेसमेंट y फ्रॉम द मीन लेवल, ठीक है भाई, फ्रॉम द मीन लेवल एक्सक्यूज मी, तो y डिस्प्लेसमेंट पे कंसीडर कर लिया जाए और देखा जाए कि नेट फोर्स क्या होगा इस सिस्टम में। तो देखो भाई ओरिजिनल लेंथ हम लोगों का L0 था इधर भी, और सपोज करो कि L0 इधर था, ओरिजिनल जो लेंथ था। अब देखें हम लोग कि ये फोर्स कितना लगेगा, y डिस्प्लेसमेंट पे फोर्स कितना लगेगा। तो देखो भाई y डिस्प्लेसमेंट अगर ये ऊपर है और ये y डिस्प्लेसमेंट नीचे है, क्योंकि जब ये y होगा मीन से तो ये y होगा नीचे, ये ऊपर होगा तो ये नीचे होगा। इट मीन्स लेवल डिफरेंस विल बी 2y, क्योंकि मीन से ये y ऊपर है, ये मीन से y नीचे है, इट मीन्स दोनों के लेवल में डिफरेंस होगा 2y का। तो दोनों में लेवल का डिफरेंस होगा 2y का। इसका अगर हमारा जितना है और इसका लेवल जितना है, उस हिसाब से ये जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस जो है वो हमारा 2y होगा। डिफरेंस विल बी 2y। बोलो भाई ये बात तो समझ में आ रही है, डिफरेंस विल बी 2y। 2y का हाइट डिफरेंस होगा, मीन वाला हमारा ये था, एक तरफ y तो एक तरफ इधर y, तो टोटल डिफरेंस इज 2y। अब तुम सोचो यहाँ जो प्रेशर है और यहाँ प्रेशर है, ये दोनों तो सेम होना चाहिए, इधर से फ्लूइड पड़ा है भाई सबने, इधर से प्रेशर इधर प्रेशर सेम होना चाहिए, तो ये प्रेशर अगर सेम होना चाहिए तो इधर तो ज़्यादा है लिक्विड। तो अभी क्या है, सेम नहीं बोलेंगे, जब ये इक्विलिब्रियम में होता है तो सेम होता है। अभी क्या है, ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, इसका मतलब कि इधर देखोगे कि ये टॉप सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे तो एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच है। इट मीन्स अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे फोर्स जो लग रहा है और यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, इन दोनों में डिफरेंस देखो क्या है। मतलब ये है कि इधर से तो एटमॉस्फेरिक कैसे होगा, ये देखो ये है जीरो लेवल, ये इक्विलिब्रियम लेवल। जब इक्विलिब्रियम में था तो दोनों इसी लेवल पे थे, बोलो ठीक है। जब इक्विलिब्रियम में था तो दोनों एक लेवल पे थे। यहाँ का छोड़ो, इधर का देखो, ये था इक्विलिब्रियम लेवल। अब जब ये इसको सक्शन पंप के थ्रू हमने उठाया और छोड़ दिया, अब ऐसे ऐसे कर रहा है, तो एट एनी मोमेंट अगर ये y डिस्टेंस ऊपर है अपने इक्विलिब्रियम लेवल से, तो ये y डिस्टेंस नीचे भी रहेगा ना इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम से y ऊपर तो ये y नीचे, तो टोटल डिफरेंस क्या हुआ दोनों का हाइट में, 2y होगा ना। पहले ऐसे था, अब ये वाला ऊपर उठ गया और ये y ऊपर और ये y नीचे, तो टोटल डिफरेंस कितना हो जाएगा, एक इक्विलिब्रियम से y ऊपर है, एक इक्विलिब्रियम से y नीचे है, तो डिफरेंस इज 2y। तो 2y का डिफरेंस होगा। तो ये जो आया ना 2y लेंथ, यही एक्स्ट्रा है जो फोर्स लगाएगा कि भैया उधर जाओ। क्योंकि तुम खुद सोचो, यहाँ पे अगर बात करें अगर मैं यहाँ की बात करूँ बॉटम पे, तो ये बोलेगा कि रो जी एच मान लो, तो ये बोलेगा रो जी एच प्लस 2y। ये इधर से फोर्स लगाएगा रो जी एच प्लस 2y के हिसाब से, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू प्रेशर। इससे होता है ना फोर्स तो यही होता है P इंटू एरिया। तो यहाँ का जो प्रेशर बनेगा, इस साइड से जो प्रेशर बनेगा मान लो यहाँ पे, तो क्या बनेगा, एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच, एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच। और यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच प्लस 2y। तो सोचो कि एक्सेस प्रेशर कितना हुआ, ये एक्सेस फोर्स कितना लगेगा, नेट फोर्स कितना लगेगा रिस्टोर कराने के लिए। इधर से जो ये फोर्स लग रहा है वो लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच हाइट है, अगर बॉटम से इसका h हाइट है, ये इनटू एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। यहाँ पे ये इतना फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है जो कि लिक्विड को बोल रहा है उधर चलो।
बोलो ठीक है यहाँ तक। इधर वाला बोलेगा कि भैया इधर से मैं फोर्स लगा रहा हूँ, तुम उधर जाओ, उधर वाले को ऊपर उठाओ, तुम नीचे जाओ। ये जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, सोचो। यहाँ का प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, तो इधर से जो फोर्स लगेगा ये मान लो F2 बोलता हूँ मैं, ये वाला मान लो F1 था। ये इधर वाले लिक्विड को इधर भेजना चाह रहा है, ये वाला इधर वाले को उधर भेजना चाह रहा है, तो F2 कितना होगा, तो यहाँ का प्रेशर हो जाएगा सबसे टॉप में एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा यहाँ का प्रेशर होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो जी एच प्लस 2y। बोलो भाई ठीक है। अब जब दोनों में डिफरेंस निकालोगे, नेट फोर्स क्या हुआ, ये बोल रहा है कि भैया ऐसे चलो ऐसे चलो, ये बोल रहा नहीं है ऐसे चलो, पूरा सिस्टम ऐसे चले, ये बोल रहा है पूरा सिस्टम ऐसे चले। तो ये फोर्स ज़्यादा लगा रहा है, ये F2 ज़्यादा लगा रहा है, इसलिए ये इधर एक्सेलरेट होगा, मीन्स इक्विलिब्रियम की तरफ एक्सेलरेट होगा। इक्विलिब्रियम था, इक्विलिब्रियम से ऊपर आया, ये इक्विलिब्रियम से नीचे आया, तो ओवरऑल फोर्स ऐसे लग रहा है जो कि इसको इक्विलिब्रियम में लाना चाह रहा है। इसलिए नेट फोर्स जो होगा वो क्या होगा, तो तुम बुक में देखोगे तो सीधा वाई डिस्प्लेसमेंट पे तुम्हारा नेट फोर्स लिखा जाएगा वैल्यू में सीधा कि रो जी इंटू 2y, रो जी इंटू 2y इंटू एरिया, यही है नेट फोर्स, और माइनस रीस्टोरिंग नेचर के लिए। ये डायरेक्ट लिखा हुआ मिल जाएगा, मैं भी लिख सकता था इसको, लेकिन समझाने के लिए भाई इधर कर दिया। क्यों डायरेक्ट लिख सकते थे भाई, क्योंकि 2y जो है ना यही तो डिफरेंस है। बाकी जो एटमॉस्फेरिक इधर भी है, इधर भी है, रो जी कैपिटल H इधर है तो रो जी कैपिटल H इधर भी है, इसलिए ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल कर लेगा। बाकी जो रो जी 2y है ना यही उधर नहीं है। अगर निकालना चाहिए यहाँ पे, आप देख लो समझने के लिए। नेट फोर्स का वैल्यू बोले तो F2 माइनस F1, F2 माइनस F1 करोगे तो क्या मिलेगा, P एटमॉस्फेरिक A कैंसिल हो जाएंगे, रो जी कैपिटल H A, रो जी कैपिटल H A कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, रो जी इंटू 2y इंटू A, यही बचेगा। बोलो ये वाला है F1, इधर है तुम्हारा F2। ये बोलेगा कि भैया ये धक्का मारेगा यहाँ पे कि ऐसे चलो, ये धक्का मारेगा कि ऐसे चलो। अभी इधर हाइट ज़्यादा है इसलिए यही जीतेगा और इसको इधर ले जाएगा। जब जैसे ही दोनों सेम लेवल पे आ जाएंगे तो इधर का फोर्स इधर का फोर्स नेट जीरो हो जाएगा, फोर्स नेट जीरो हो जाएगा, मीन पे आ जाएगा। लेकिन जो इनर्शिया ऑफ मोशन बन गया उसके चलते ये ऊपर उठ जाएगा, फिर ये नीचे आ जाएगा। अब फिर इधर से ज़्यादा फोर्स लगेगा, फिर ये इधर लाएगा। मीन्स इधर जब ज़्यादा हाइट हो तो इधर लाने की टेंडेंसी, इधर हाइट हो तो इधर लाने की टेंडेंसी, इस तरह से धीरे धीरे जी जब ये विस्कस फोर्स के अगेंस्ट एनर्जी लॉस होगा तो फाइनली ये सेट करेगा इक्विलिब्रियम में। बोलो भाई यहाँ तक ठीक है। तो अब मैं नेट फोर्स लिख दूंगा यही। अब देखो जब नेट फोर्स लिख लिया तो एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं, वाई डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन। इक्वेशन आ गया, एक्सेलरेशन का वैल्यू हो जाएगा डिवाइडेड बाय मास ऑफ द लिक्विड, जो ऑसिलेट कर रहा है लिक्विड उसका मास। मैं लिखूंगा, ये रीस्टोरिंग नेचर दिखा रहा है भाई, याद रखना वैल्यू यही है नेट फोर्स का, वैल्यू इतना है ये रीस्टोरिंग फोर्स के लिए। तो माइनस रो जी 2y इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब, ये हो गया फोर्स डिवाइडेड बाय मास। मास कैसे लिखे भाई, तो मास लिखेंगे वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अभी लिख दे रहा हूँ एक स्टेप, डायरेक्ट लिखूंगा तो शायद आपको परेशानी हो जाए। वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख देता हूँ। वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड ऑसिलेट कर रहा है उसका मास हमें लिखने हैं, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिखूंगा। मास ऑफ द लिक्विड, मास ऑफ ऑसिलेटिंग लिक्विड। नहीं दिखे तो बताना भाई, मास ऑफ ऑसिलेटिंग लिक्विड ये है, ठीक है भाई। तो अब ये आ गया कितना वैल्यू, वो देखो वैल्यू कितना आ गया, तो ये वैल्यू आ गया माइनस रो जी ए 2y डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड।
कितना लिक्विड था भाई वॉल्यूम में, कितना लिक्विड था, कितना वॉल्यूम का लिक्विड था, तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका A मल्टीप्लाइड बाई इधर से L लेंथ, इधर से भी L लेंथ, L0 लेंथ, L0 इधर से था और L0 इधर से था, याद होगा L0 था। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि वॉल्यूम हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और L0 इधर से और L0 उधर से, ये हो गया टोटल वॉल्यूम, और इनटू डेंसिटी करेंगे तो मिलेगा हमें मास। बोलो भाई यहाँ तक ठीक है। L0 लेंथ 2 L0 लेंथ ऑफ द लिक्विड है, बोलो टोटल लेंथ ऑफ लिक्विड इन द U ट्यूब इज इक्वल टू L0 प्लस L0, ऐसा समझते हैं। क्योंकि देखो हर बुक में आपको यही मिलेगा, मतलब बुक में क्या करता है भाई, ये जो YouTube होता है ना, YouTube ऐसे ऐसे, तो अगर इधर L0 हो इधर भी L0 हो लिक्विड, तो ये वाला को भी काउंट करना चाहिए, ये वाला भी तो कुछ लेंथ होगा, इधर तो L0 इधर L0, तो इधर भी कुछ लेंथ होना चाहिए, काउंट होना चाहिए। टोटल लिक्विड का जब मास ऐड करेंगे, वॉल्यूम निकालना चाहेंगे, तो ये L0 प्लस ये L0 और इधर भी तो कुछ होगा, लेकिन इसको कोई बुक काउंट नहीं करता। इसका मतलब यह है कि YouTube को ऐसे ना समझा जाए, ऐसे समझा जाए, ठीक है, ऐसे समझा जाए। मीन्स यही जो लेंथ है वो है और इधर लेंथ है वो है, ये वाला बीच वाला लेंथ नेग्लिजिबल है। क्लियर है सबको? अगर मान लो ऐसा हो जाए, क्वेश्चन में ऐसे इंडिकेट कर दे कि इधर L0 था इधर L0 था और इधर भी हमारा कुछ डायमेंशन दे दे कि इधर हमारा L0/2 था या इधर भी L0 था, तो 3L0 लेंगे, फिर मास के लिए फिर 3L0 टोटल लेंथ निकालेंगे। इसलिए वॉल्यूम को ध्यान से रखना है, ध्यान देना है। अगर डायग्राम दिया है तो ठीक है, सिंपली यूट्यूब बोलता है तो ये वाला इसको हम लोग नेग्लिजिबल लेते हैं, इधर लेंथ और इधर लेंथ इतना ही काउंट करते हैं। इसलिए दोनों तरफ का लेंथ काउंट कर लिया तो फाइनली हमें ये मिल गया। बोलो भाई क्लियर है? ये हो गया वॉल्यूम, ये हो गया डेंसिटी। मिला क्या? फाइनली क्या मिला हमें? एक्सेलरेशन वाई डिस्प्लेसमेंट पे, वाई डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पे जो हमें मिला, इसमें से देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, रो कैंसिल हो जा रहा है, ए कैंसिल हो जा रहा है, बचा क्या? तो बच गया हमारा 2g माइनस 2gy डिवाइडेड बाई 2L0। 2 भी कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या भाई? तो माइनस g/L0y। अब बताओ भाई, क्या ये फर्स्ट स्टेप से जो एक्सेलरेशन आया वो प्रोपोर्शनल टू x है, प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है या नहीं? डिस्प्लेसमेंट एट y डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन एट y डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू माइनस g कांस्टेंट है, L0 कांस्टेंट है और ये डिस्प्लेसमेंट है। इसलिए यहाँ पे ay इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई वाला फॉर्मेट है, इसलिए ये SHM तो है, कंक्लूजन मिल गया। तो इसको कंपेयर करेंगे इसके साथ, कंपेयर करके हम लोग ओमेगा बता सकते हैं। कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो कंपेयर किए तो ओमेगा का वैल्यू मिला कितना भाई? तो √g/L0, क्योंकि ये पूरा ओमेगा स्क्वायर है इसलिए ओमेगा का वैल्यू √g/L0। सो टाइम पीरियड का जो वैल्यू निकालना था हमें, टाइम पीरियड तो होता है भैया 2π/ω और इसलिए हो गया 2π√L0/g। ये हो गया तुम्हारा टाइम पीरियड। अगर दिया रहता क्वेश्चन में कि भाई यूट्यूब में हाइट हमारा दोनों तरफ h है, तो हम लोग इसको लिख देते हैं √h/g। L0 था दोनों तरफ तो L0/g आया। कई बार ऐसा दे देता है, देखो भाई ये तो है दोनों तरफ का h है, L0 इज इक्वल टू h इज इक्वल टू हाइट ऑफ लिक्विड। ध्यान देना क्या क्या दे देता है, आंसर मिलाओगे कहीं मैच ना करे तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। हाइट ऑफ लिक्विड इन बोथ साइड ऑफ यूट्यूब, यूट्यूब के दोनों साइड में ये हाइट इतना है। कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में दे दिया जाता है, ध्यान देना, कई बार क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि ये टोटल जो लेंथ है वही L0 है। अगर ये टोटल लेंथ कैपिटल L दे दिया जाए, ध्यान देना, अगर ये
बोले कि यूट्यूब में जो लिक्विड है उसका टोटल लेंथ हमारा कैपिटल एल हो, तो इसका मतलब ये कैपिटल एल हमारा ट्वाइस एल नॉट हो गया, एल नॉट इधर एल नॉट इधर, तो ये ट्वाइस एल नॉट हो गया। तो ऐसे कंडीशन में एच यानी कि एल नॉट जो है वो क्या आ जाएगा, तो एल नॉट का वैल्यू हो जाएगा कैपिटल एल बाई 2। तो यहाँ पे तुम्हें कई बार दिखेगा यही टाइम पीरियड कि ये 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइडेड बाई 2g है, ठीक है, कई बार ऐसा दे देगा L डिवाइडेड बाई 2g है। तो आप ये मत सोच लेना भाई कि सर ने कराया था तो L अपॉन जी आया था, L नॉट अपॉन जी आया था, यहाँ पे तो L अपॉन 2g आ रहा है भैया। तो ये वाला L टोटल लेंथ ऑफ द लिक्विड इन द यूट्यूब है, और इधर L नॉट क्या है, इधर भी L नॉट और इधर भी L नॉट। इसलिए ये ध्यान रखना है कि कौन सा लेंथ दिया है उसी के टर्म में आंसर फाइनली आएगा। बोलो ठीक है। यस सर। अब आप इसको चाहें तो नोट कर लें। ये था अपना YouTube जिसका कि हमें ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड निकालना था। हम लोगों ने कुछ नहीं किया भाई, आराम से इक्विलिब्रियम से आर्बिट्ररी हाइट पे ले लिया, y पे ले लो, x पे ले लो, जो भी ले लो। 2y का डिफरेंस हो गया, और 2y का डिफरेंस आएगा तो उसी के हिसाब से नेट फोर्स हमें मिल जाएगा। 2y का जो फोर्स लगेगा वही नेट होगा, क्योंकि इधर से जो फोर्स लगेगा इधर से फोर्स उतना, और प्लस रो जी 2y, तो रो जी 2y इंटू ए, यही है नेट फोर्स। और इसमें हम लोगों ने मास से डिवाइड किया, मास से डिवाइड किया तो मिल गया हमें एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का वैल्यू देखा हम लोगों ने कि y के प्रोपोर्शनल आ रहा है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल आ रहा है। एसएचएम हो गया, एसएम हो गया तो हमें फ्री में ओमेगा भी मिला, और जो ओमेगा मिल गया तो फिर आराम से हम लोग टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। बोलो भाई, क्लियर है? यस सर। यस सर। क्या सिंपल पेंडुलम भी एसएचएम करता है? करता है। तो कब करता है, कितना टाइम पीरियड होता है, वो भी निकालें। ऐसे तो आपने याद कर रखा है भाई कि सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कितना होता है, तो सारे लोग लिखेंगे भाई टाइम पीरियड तो सिंपल पेंडुलम का सबको याद है बचपन से, 2 पाई रूट ओवर एल अपॉन जी। चलो भाई, इसका एनालिसिस आज कर लिया जाए, ये कहाँ से आ रहा है ये भी समझ जाएंगे, और इसमें ये है क्या, तो एक्चुअली में ये टाइम पीरियड है 2 पाई रूट ओवर एल इफेक्टिव अपॉन जी इफेक्टिव। अब ये एल इफेक्टिव क्या है, जी इफेक्टिव क्या है, ये जरा समझने की बात है, और इस पे क्वेश्चन आते हैं। तो चलो पहले तो सिंपल पेंडुलम को समझते हैं हम लोग। सिंपल पेंडुलम अपने सस्पेंशन पॉइंट होता है भाई, सस्पेंशन पॉइंट से मान लो ये जस्ट बिलो है ऐसे, थोड़े टाइम के बाद ये ऐसे होगा, चलो ऐसे दिखाता हूँ मैं, थोड़े टाइम बाद ऐसे होगा, ये एम्पलीट्यूड दिखा रहा हूँ। देखो भाई, सिंपल पेंडुलम में अगर मैं बोलूं कि ये है हमारा एक्सट्रीम पोजीशन, ये है एक्सट्रीम पोजीशन, और ये है मान लो मीन पोजीशन, इस तरह से ये मोशन हो रहा है, मान लो इस तरह से मोशन हो रहा है, ध्यान देना भाई। तो अगर इस तरह से मोशन हो रहा हो, इसको हम लोग बोलते हैं मीन पोजीशन। सारे लोग ध्यान से देखेंगे भाई, ये वाला है मीन पोजीशन, और जरा यहां समझो, ये है, इसको बोला हम लोगों ने x इक्वल टू 0 मीन पोजीशन। अब जरा ध्यान से सारे लोग समझे, क्योंकि इसमें एक क्लू पॉइंट भी है। ये इस तरह से मोशन कर रहा है, सपोज करो हमने मीन पोजीशन से x डिस्प्लेसमेंट पे नेट फोर्स देखें, क्योंकि स्टेप जो होता था कि एसएचएम है या नहीं है, कैसे चेक करेंगे भाई, तो सबसे फर्स्ट स्टेप एक्सेलरेशन निकालो x डिस्प्लेसमेंट पे, और चेक करो कि हमारा ये इस फॉर्मेट में आ रहा है या नहीं आ रहा, और अगर आ जाए तो फिर टाइम पीरियड निकाल लेना, एसएचएम भी पता लग जाएगा। काम तो यही करने होते हैं।
तो मैंने लिया इसको आर्बिट्ररी डिस्प्लेसमेंट, मान लो इस समय थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और ये वैल्यू एक्स है, ये इसी पे चल रहा है, एक्स पॉजिटिव एक्स निगेटिव एक्स पॉजिटिव एक्स निगेटिव। तो मैं लिख रहा हूँ सिंपल पेंडुलम एज लीनियर एसएचएम। ध्यान देना ये आर्क पे हो रहा है मोशन, बट हम लोग एक स्ट्रेट लाइन पे समझे मोशन। लीनियर एसएचएम का मतलब है एक लाइन पे, तो ये एग्जैक्टली तो लाइन होता नहीं है, एग्जैक्टली तो आर्क ही होगा, लेकिन इसको लाइन समझ सकते हैं कब, जब इसका एम्पलीट्यूड वेरी वेरी स्मॉल हो तब। मतलब इस पे जब मोशन होगा, ये छोटा सा जो आर्क होगा, इस आर्क को ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन समझ सकते हैं। तो बड़ा एम्पलीट्यूड हो तब ये आर्क की तरह समझे। जब छोटा ही में इतने ही दूर में चलना है तो इसको क्या समझेंगे, ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन। इतने ही दूर में जब जाना हो, आगे जाना ही नहीं है, बस ये मान लो 2 डिग्री आगे बढ़ा, ओनली 2 डिग्री, और 2 डिग्री इधर, ऐसा हो, वेरी स्मॉल एम्पलीट्यूड। तो ऐसे कंडीशन में दिस आर्क विल बी ऑलमोस्ट ए स्ट्रेट लाइन। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग एक लीनियर एसएचएम समझ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम लोग सिंपल पेंडुलम एज लीनियर एसएचएम समझने का कोशिश कर रहे हैं। एक बार और हम लोग सिंपल पेंडुलम देखेंगे, सिंपल पेंडुलम एज एंगुलर एसएचएम। तो उसमें हम लोग एंगुलर के टर्म में बात करेंगे। फिलहाल के लिए लीनियर एसएचएम के टर्म में बात कर रहे हैं। और ये याद रहे कि इसका जो एम्पलीट्यूड भले ही डायग्राम में इतना बड़ा दिखा रहे हों, एक्चुअल में सिंपल पेंडुलम का मोशन एसएचएम तभी होता है जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब एंगल वाइज अगर मैक्सिमम एंगल जो हो वो लेस देन इक्वल टू 6 और 7 डिग्री हो। 6 to 7 डिग्री से कम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर एम्पलीट्यूड होता है, तो ही एसएचएम मानते हैं, अदरवाइज एसएचएम नहीं होता। सिंपल पेंडुलम विल बी एसएचएम इफ दिस, और ये होगा ऑसिलेशन बट नॉट एसएचएम। ऑसिलेशन तो होगा बट नॉट एसएचएम कब, जब हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन 7 डिग्री 8 डिग्री, ज़्यादा जब एंगुलर एम्पलीट्यूड का मतलब समझ रहे हो, मैक्सिमम एंगल इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंगुलर एम्पलीट्यूड, मतलब मैक्सिमम एंगल मीन से। ये वाला मीन वाला है पेंडुलम, तो भैया जब मीन पे रहेगा, दैट इज कोई ऑसिलेशन नहीं कर रहा होगा, एक्सेलरेशन 0 रहा होगा, तो उस समय टेंशन और इधर mg, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके नेट 0, मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से जब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो एम्पलीट्यूड है, इसको हम लोग एंगुलर एम्पलीट्यूड बोलते हैं, थीटा नॉट एंगुलर एम्पलीट्यूड, ध्यान रखना यह है एंगुलर एम्पलीट्यूड। एंगुलर एम्पलीट्यूड का मतलब हो गया एंगल वाइज कितना मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है, तो ये भी है थीटा नॉट। तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं सिंपल पेंडुलम एज लीनियर एसएचएम। बोलो भाई, यहां तक क्लियर है? तो हम लोग सपोज कर रहे हैं कि ये यहाँ से इस डायरेक्शन में हमने एक एक्स एक्सिस ले लिया, समझो कि ये एक्स एक्सिस पे मोशन करेगा। एक्स एक्सिस से बहुत आगे नहीं जाएगा, थोड़ा ही से आगे जाएगा फिर वापस आएगा, ऐसे ऐसे करेगा इस तरह से। मैक्सिमम 2 डिग्री मान लो, 2 डिग्री 3 डिग्री, बस इतना ही हो रहा है। तो इतने ही दूर में हो रहा है, आगे होता तो चलो ये होता, लेकिन बड़ा अभी एम्पलीट्यूड हम लोग देख नहीं रहे, छोटा एम्पलीट्यूड। बड़े एम्पलीट्यूड में क्या डिफरेंस है, छोटे एम्पलीट्यूड में क्या डिफरेंस है, सब क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर में। थोड़ा पेशेंस रख के काम करेंगे। चलो भाई, हमें चाहिए एक्सेलरेशन एट डिस्प्लेसमेंट एक्स। कैसे निकालेंगे भाई? तो पहले फोर्स निकालेंगे एट डिस्प्लेसमेंट एक्स। मीन पोजीशन ये है, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस इधर है, हम लोग एक्स पे निकालना चाहेंगे नेट फोर्स। तो कैसे निकाले भाई? तो इसका फोर्स एनालिसिस करते हैं भाई। चलो फोर्स एनालिसिस किया जाए। इसका फोर्स एनालिसिस किया तो 2 ही फोर्स मिले, एक हुआ टेंशन फोर्स, एक है ये टेंशन फोर्स, दूसरा है इस पे लगने वाला mg फोर्स, दूसरा है लगने वाला mg फोर्स। mg फोर्स और टेंशन फोर्स, यही 2 फोर्स हैं इस पे, और ये वर्टिकल लाइन है, तो ये भी वर्टिकल लाइन दिखाएं हम लोग, ये वर्टिकल लाइन, ये भी वर्टिकल लाइन था। चलो भाई ठीक है। तो ये अगर किसी आर्बिट्रेरी एक्स पे एंगल मान लो ये थीटा है उस समय,
मैक्सिमम एंगल थीटा नॉट होगा, कोई बात नहीं, अभी एंगल इसका थीटा है 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसा, तो ये थीटा है, तो उस समय ये भी थीटा होगा भैया, इसका मतलब ये भी थीटा है, और ये थीटा है, तो ये वाला जो लाइन जो चल रहा है ये ध्यान देना, ये थीटा है, इस वाले लाइन से ये थीटा है, तो ये वाला भी थीटा ही है, ये थीटा तो ये भी थीटा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इस लाइन को हमने आगे बढ़ाया, ये शायद आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, इस लाइन को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, इस तरह से, और ये है अपना mg फोर्स। तो ये एंगल क्या थीटा नहीं होगा, ये भी एंगल थीटा है, ये वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन, ये ऐसे थीटा, तो ये वाला भी थीटा, ये वाला और ये वाला भी थीटा, क्योंकि दो वर्टिकल लाइन है इस तरह से पैरेलल लाइन, और एक ये है ट्रांसवर्स लाइन, ये पैरेलल लाइन है और ये है ट्रांसवर्स लाइन, इसलिए ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा है और ये वाला भी एंगल थीटा है। बोलो भाई, ये तो होता ही है, सबको मालूम है इतना, बोलो क्लियर है। तो ये वाला थीटा होगा। अब देखो ध्यान से सारे लोग, ये टेंशन का फोर्स, ये mg का फोर्स, इस mg फोर्स के दो कंपोनेंट हम लोग लेंगे। हमें चाहिए कि सेंटर की तरफ रीस्टोरिंग फोर्स कितना लग रहा है भाई, तो हमने इसके दो कंपोनेंट को दिखाने हैं। इसके दो कंपोनेंट को मैं दिखा रहा हूं। एक है इधर, ये है mg cos थीटा, ये इधर क्या है mg cos थीटा, क्योंकि ये एंगल जब थीटा है तो इस mg का कंपोनेंट इधर हो गया mg cos थीटा, इस पूरे mg का कंपोनेंट इधर हो गया mg cos थीटा, और इधर जो कंपोनेंट हो गया, इधर वाला जो कंपोनेंट हो गया वो है mg sin थीटा। इसको हमने रिजॉल्व कर दिया दो पार्ट में, एक mg cos थीटा और एक mg sin थीटा। ये mg sin थीटा है वो टेंजेंशियल काम करेगा, ये वाला रेडियल लाइन था, ये mg sin cos थीटा जो है वो इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, mg sin थीटा इधर काम कर रहा है, तो इसलिए ये जो इधर से लगेगा mg sin थीटा, ये जो फोर्स है mg sin थीटा, यही इसको रीस्टोरिंग फोर्स देगा, जो रीस्टोर करा के इसको इक्विलिब्रियम की तरफ लाएगा। ये इसको इक्विलिब्रियम की तरफ, मीन की तरफ नहीं लाना चाहेगा, ना ही टेंशन इसको मीन की तरफ लाना चाहेगा। मीन की तरफ कौन लाना चाहेगा, mg sin थीटा। तो mg sin थीटा acts towards mean and provides the restoring force for oscillation। ऑसिलेशन होने के लिए रिस्टोरिंग फोर्स तो चाहिए, बिना कोई रिस्टोरिंग फोर्स का कोई वापस थोड़ी ना आने का टेंडेंसी। वापस कराने वाला कौन फोर्स है, mg sin थीटा है। बोलो भाई, क्लियर है यहाँ तक? mg sin थीटा है, ठीक है भाई। तो मैं अब लिखूंगा नेट फोर्स x डिस्प्लेसमेंट पे नेट फोर्स अब लिखने जा रहे हैं, तो मैं यही लिखूंगा भैया कि फोर्स है हमारा जो कि x डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पे, वो है mg sin थीटा वैल्यू का, और वो टूवर्ड्स द मीन है, इसलिए ऐसे माइनस दिखाएंगे कि x एक्सिस इधर है, फोर्स इधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है, टेंजेंशियली वापस लाना चाह रहा है, ये है mg sin थीटा वैल्यू का। इसको अगर हम लोग माइनस mg और sin थीटा, जब थीटा स्मॉल हो, फॉर वेरी स्मॉल थीटा, सबको मालूम है भाई कि जब वेरी स्मॉल थीटा होता है तो tan थीटा हो वो ऑलमोस्ट इक्वल टू sin थीटा होगा, इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा होगा। थीटा, tan थीटा और sin थीटा सब सेम हो जाते हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ पे थीटा भी लिख सकता हूँ, और थीटा लिख सकते हैं, sin थीटा को थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। अगर ये बड़ा थीटा होगा तो sin थीटा को थीटा नहीं लिख पाएंगे, छोटा मोटा होगा तो लिख पाएंगे। अब इस थीटा को मैं लिखूंगा तो ये थीटा इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाई l। अगर मान लो ये है हमारा थीटा, ये है x, तो बताओ भाई
ये तो हमारा एक आर्क हुआ जिसमें ये वाला लेंथ x है और ये वाला अगर थीटा एंगल है तो थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है। रेडियस क्या है? l। तो मैं बोल सकता हूं कि थीटा इज इक्वल टू ये वाला वैल्यू x डिवाइडेड बाई ये l। बोलो क्लियर है? l इज द लेंथ ऑफ पेंडुलम। Yes, sir. तो थीटा को मैंने x अपॉन l लिख दिया। जैसे ही लिखा तो काम हो गया। क्यों? क्योंकि हमें x के टर्म में चाहिए। एक्सेलरेशन लिखना पड़ेगा हमें, तो फोर्स डिवाइडेड बाय मास ही तो चाहिए। तो फोर्स मिल चुका है -mgx बाई l, और डिवाइडेड बाई मास करेंगे, एक्सेलरेशन चाहिए तो एक्सेलरेशन के लिए हमने ये काम किया और हमें एक्सेलरेशन का वैल्यू मिल गया, बहुत ही अच्छा वैल्यू मिल गया। mm कैंसिल हो गया, -g/l इंटू एक्स। ऐसा ही तो हमें चाहिए भी था। जैसे ही ये मिला इस तरह का तो समझ जाएंगे भैया कि ये SHM वाला कंडीशन सेटिस्फाइड है कि नहीं? Yes, sir. हमने x डिस्प्लेसमेंट पे देखा, फोर्स था -mg sin थीटा। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स के लिए, स्मॉल एंगल के लिए थीटा लिख सकते हैं और थीटा को x अपॉन l लिख सकते हैं, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस। तो x अपॉन l लिख दिया और इससे हमें जब एक्सेलरेशन निकाला तो देखा कि हमें भाई m कैंसिल हो गए और हमें मिल गया -g/l इंटू एक्स। ठीक है, सिमिलर टू, ये हो गया सिमिलर टू a इज इक्वल टू -ω²x। इसका मतलब है कि SHM है, ये ऑसिलेशन SHM है और ω² का वैल्यू है g/l। देयरफॉर ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई? तो √g/l। और टाइम पीरियड क्या होगा? तो सबको मालूम भाई टाइम पीरियड क्या होता है, 2π/ω। तो 2π/ω करेंगे यानी कि 2π और √l/g, 2π√l/g, ये हमारा टाइम पीरियड बन जाएगा। और ये फॉर्मूला लोग याद रखते हैं, काम करते हैं। तो सिंपल पेंडुलम एज लीनियर SHM हम लोगों ने देखा कि एक लाइन पे, ये ऑलमोस्ट एक लाइन पे मोशन कर रहा है, ऑलमोस्ट एक लाइन पे चल रहा है भाई। छोटा जब होगा तो लाइन ही समझा जाएगा, जिसमें mg sin थीटा इज प्रोवाइडिंग रिस्टोरिंग फोर्स। इस तरह से हमें SHM का कंडीशन भी मिला। लेकिन ये SHM का कंडीशन कब मिला? जब एंगल छोटा था तब मिला। छोटा था तभी तो साइन थीटा को थीटा लिख लेंगे। अगर ये लार्ज एंगल होगा तो साइन थीटा को थीटा नहीं लिख पाओगे और उस कंडीशन में ये x भी नहीं आएगा सिंपली। बड़ा एंगल होगा तो साइन थीटा x से काम नहीं चलेगा, थीटा का वैल्यू x/l नहीं लिख पाओगे। बड़े थीटा को, साइन थीटा को थीटा नहीं लिख सकते। इसलिए फॉर स्मॉल, ये जो आया फॉर स्मॉल थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एम्पलीट्यूड स्मॉल होना चाहिए, तो ये होगा SHM। चलो यहाँ तक क्लियर हुआ। तो अब मैं दिखा देता हूँ तुम्हें सिंपल पेंडुलम एज एंगुलर SHM, उसमें और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। इसमें भी आया, हम लोग सिंपल पेंडुलम के मोशन को छोटे एम्पलीट्यूड का मोशन लेकर के और जब देखा तो एक लीनियर SHM की तरह इसको समझा जा सकता है। एग्जैक्ट सेंस में ये एंगुलर SHM में हम लोग समझते हैं, बट अप्रॉक्सीमेटली इट कैन बी ए लीनियर SHM। इसलिए सिंपल पेंडुलम को हम लोग दोनों तरह से समझते हैं। कुछ स्कूल में एक ही कराया जाएंगे, कुछ स्कूल में दोनों करा दिए जाएंगे, तो मैं करा दे रहा हूँ। अब देखो सिंपल पेंडुलम एज एंगुलर SHM, वैसे ज़्यादातर स्कूल में और बुक में यही रहता है। तो एंगुलर SHM में भी तुम चाहो तो ये काम कर सकते हो, ज़्यादा कन्वीनियंट तुम्हारा ये रहता है, इसलिए स्कूल में आएगा तो ये काम कर देना, फॉर्मूला मिल गया। लेकिन मैं एक न्यूमेरिकल की तरह बता देता हूँ तुम्हें कि ये एज एंगुलर SHM कैसे। तो ये है, सपोज करो ये मीन, इसमें थोड़ा सा रोटेशन का कॉन्सेप्ट यूज हो जाता है। यहाँ पे आया मान लो आर्बिट्रेरी, अब हम लोग को x से मतलब नहीं है, अब हमें मतलब है थीटा से। मैक्सिमम जो होगा मान लो वो θ0 है। ये हमारा मीन पोजीशन है जिसको कि x = 0 बोलते हो। यहाँ पे हम लोग θ = 0 लिखे, 0 थीटा पे यहाँ पे रहेगा, ये मीन पोजीशन है। अब ये धीरे धीरे डिस्प्लेस होकर के ऐसे जा रहा है भाई, आगे जाएगा फिर वापस आएगा, इधर भी जाएगा, ऐसे ऐसे चलेगा अपना। लेकिन अभी हम लोग कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे आर्बिट्ररी डिस्प्लेसमेंट थीटा, आर्बिट्ररी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा।
तो थीटा पे जब कंसीडर करोगे तो तुम निकालोगे, देखो एंगुलर एसएचएम, सिंपल पेंडुलम एज एंगुलर एसएचएम। एंगुलर एसएचएम का कंडीशन है, लीनियर एसएचएम का कंडीशन था a = -ω²x। एंगुलर एसएचएम का है a के बदले में अल्फा, लीनियर एक्सेलरेशन के बदले में एंगुलर एक्सेलरेशन, एट लीनियर डिस्प्लेसमेंट x, तो एट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा = कांस्टेंट टाइम्स x होता था, इधर कांस्टेंट टाइम्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये है कंडीशन फॉर एंगुलर एसएचएम। मीन्स हम लोग अल्फा निकालना चाहेंगे कि एंगुलर एक्सेलरेशन मिल जाए और वो थीटा के प्रोपोर्शनल आएगा तो एसएचएम होगा। समझो रोटेशन का क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग। चलो भाई, इसको हम लोग निकालना चाहते हैं, वैसे स्कूल वाले ज़्यादा यही कराएंगे, फिर भी यहाँ मीन पोजीशन था और ये यहाँ पे है थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे। अल्फा निकालने के लिए हमें चाहिए होगा टॉर्क, क्योंकि टॉर्क होता है आई अल्फा, भूलना नहीं भाई, टॉर्क = आई अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अल्फा = टॉर्क डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे मैं टॉर्क निकालूंगा, एक mg फोर्स लग रहा है और एक ये टेंशन फोर्स है। ध्यान देना सारे लोग, mg है और टेंशन है। तो टेंशन का इस पॉइंट के बाद, इसी पॉइंट के बाद तो ये ऐसे ऐसे सर्कुलेट कर रहा है या ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है। तो ये है तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये ऐसे ऐसे अपना कर रहा है सिंपल पेंडुलम। मैं टॉर्क निकालना चाहूँगा तो भैया इस पे लगने वाला दो ही तो फोर्स है। एक फोर्स है जो कि बिल्कुल सेंटर से ही पास हो रहा है, तो इसका तो कोई टॉर्क होगा नहीं, इस टेंशन का तो कोई टॉर्क नहीं होगा, क्योंकि इसी के अबाउट इसको रोटेट करना है और इसी से ये फोर्स पास हो रहा है। तो याद होगा टॉर्क होता था फोर्स का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स हमारा टेंशन फोर्स, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स तो यहीं से पास हो रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो गया। इसका दो है ना यहाँ पे, एक टेंशन फोर्स है एक mg। तो टॉर्क हम लोग जब निकालेंगे थीटा ओरिएंटेशन पे, तो एक बार टेंशन फोर्स का निकालेंगे, एक बार mg का निकालेंगे, दोनों का वेक्टर सम करने पड़ेंगे। सो नेट टॉर्क निकालना चाह रहे हो एट आर्बिट्ररी डिस्प्लेसमेंट थीटा, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स जो हमारा mg है वो इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ टेंशन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टेंशन फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टेंशन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो भैया टेंशन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है, लेकिन ये वैल्यू लिख रहा हूँ नेट फोर्स का, वैल्यू ओनली, वैल्यू ओनली, रिस्टोरिंग नेचर अभी नहीं दिखा रहे, ठीक है। ये हम लोग निकाल रहे हैं सिर्फ वैल्यू, ये वैल्यू लिख रहे हैं। तो टेंशन का फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0, mg का फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो mg तो ऐसे काम कर रहा है भाई, तो mg का अगर हम लोग लाइन ऑफ एक्शन देखा तो ये मिला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस वाले पॉइंट जिसके अबाउट टॉर्क निकालते हैं उससे परपेंडिकुलर डालते हैं, भूले नहीं होगे ऐसा मैं उम्मीद कर सकता हूँ भाई। ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये l है, ये भी l है, ये थीटा है तो ये भी थीटा है भाई, ये l है, ये थीटा है, तो ये वाला क्या है भाई, तो ये है l साइन थीटा। ऐसे हो गया ये l, ये थीटा। तो ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, तो ये होगा l साइन थीटा, एंगल का सामने वाला l साइन थीटा। तो मैं बोलूँगा l साइन थीटा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे परपेंडिकुलर डालना है, जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना चाहते हो परपेंडिकुलर डालना। ये था l, ये था थीटा, इसलिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस l साइन थीटा। बोलो भाई क्लियर है, टॉर्क का ये वैल्यू है। और अगर रीस्टोरिंग के नेचर के साथ अगर लिखें तो -mg l साइन थीटा, दिस इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क। बोलो भाई ये क्लियर है। अगर किसी को इसमें परेशानी हो, परेशानी तभी होगा जब रोटेशन के कॉन्सेप्ट थोड़े भूल गए हों आप, तो आप इससे काम चला लोगे। अभी देखो यहाँ पे हम लोगों ने टॉर्क निकाल करके निकाल दिया हम लोगों ने एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन टॉर्क निकाल दिया। अब एंगुलर एक्सेलरेशन भी निकाल लो भाई।
टॉर्क डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो माइनस mgl, और अगर साइन थीटा स्मॉल हो तो इसको थीटा भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू बोलो भाई, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू अब वो भी भूल गए होगे। इस सेंटर के अबाउट रोटेट करने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया m मास, पॉइंट मास, सिंपल पेंडुलम होता ही है पॉइंट मास वाला, पॉइंट मास l लेंथ के रेडियस पे रोटेट करेगा ये, तो ml स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी ml स्क्वायर। mr स्क्वायर होता है ना, समेसन mr स्क्वायर, एक ही तो मास है और वो r रेडियस यानी l रेडियस पे रोटेट कर रहा है, तो l रेडियस पे रोटेट करेगा तो ml स्क्वायर, mr स्क्वायर के बदले में ml स्क्वायर। बोलो भाई, क्लियर है? यहाँ से एक एल कैंसिल होगा, mm में कैंसिल होगा। अल्फा एट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा विल बी इक्वल टू कितना भाई, mm कैंसिल हो गया, एक एल से एक एल कैंसिल हो गया, माइनस जी बाई एल इंटू थीटा। ये SHM वाला कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। कांस्टेंट टाइम्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कांस्टेंट टाइम्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया तो यहाँ से बोल देंगे कि भैया ये SHM है, यानी कि एंगुलर SHM है, कंडीशन सेटिस्फाइड है। इसलिए तो कंपेयर कर लेंगे और इससे हमें मिल जाएगा ओमेगा का वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग कंपेयर कर ले भाई, कंपेयरिंग विद अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, तो हमें ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू मिला जी बाई एल, इसलिए ओमेगा का वैल्यू हो गया अंडर रूट जी बाई एल। सो टाइम पीरियड तो भैया 2 पाई बाई ओमेगा होता है, इसलिए टाइम पीरियड का वैल्यू वही हमें मिल जाएगा 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी। तो ये तो हमें भाई मिलेगा, चाहे आप एंगुलर SHM के टर्म में समझो या लीनियर SHM के टर्म में समझो। और ये छोटे एंगल के लिए ही होगा। ध्यान दो कि हम लोगों ने साइन थीटा को थीटा कब लिख पाते हैं, जब ये थीटा वेरी स्मॉल होता है। अगर ये लार्ज एंगल होता, साइन 30 डिग्री होता तो उसको 30 डिग्री नहीं लिख सकते हैं। साइन अगर बड़ा एंगल होता है तो उसको हम लोग एंगल नहीं लिख सकते, छोटे एंगल के लिए लिख सकते हैं। तो बड़े एंगल को हम लोग नहीं लिख पाएंगे, इसलिए अगर ये बड़ा एंगल होता तो थीटा नहीं आता, और जब थीटा नहीं आता तो प्रोपोर्शनल टू थीटा लिख नहीं पाते, अल्फा आता। जब ये बड़ा एंगल होता तो अल्फा आता माइनस जी बाई एल साइन थीटा। बड़ा एंगल होता तो साइन थीटा को थीटा नहीं लिख पाते, तो आता अल्फा इक्वल टू माइनस जी बाई एल इंटू साइन थीटा। अब साइन थीटा थोड़ी है, SHM का कंडीशन है कि अल्फा होना चाहिए प्रोपोर्शनल टू थीटा, नॉट साइन थीटा। तो बड़ा एंगल होगा तो साइन थीटा रह जाएगा, इसलिए प्रोपोर्शनलिटी होल्ड नहीं करेगा, तो उस कंडीशन में SHM नहीं होगा। जब ये स्मॉल होगा, लेस देन 6-7 डिग्री होगा, तभी साइन थीटा को थीटा लिख पाएंगे, तभी ये SHM होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसलिए कंक्लूजन है कि अगर बड़ा एम्पलीट्यूड है, पेंडुलम का बड़ा एम्पलीट्यूड है, तो ये ऑसिलेशन तो है बट SHM नहीं है। ऑसिलेशन तो है बट SHM नहीं है, क्योंकि बड़ा एम्पलीट्यूड है। धीरे धीरे एनर्जी डिसिपेट होता गया, धीरे धीरे इसका एम्पलीट्यूड जब छोटा हो गया, 2 डिग्री वाला, 3 डिग्री वाला ऐसा हो गया, तो उस कंडीशन में अब इसको SHM बोल सकते हैं। बड़े एम्पलीट्यूड पे जब वाइब्रेट कर रहा हो, ऑसिलेट कर रहा हो, तो उसका नाम ऑसिलेशन होगा, SHM नहीं होगा। छोटे एम्पलीट्यूड होंगे तभी SHM होगा। बोलो, क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, स्कूल में ज़्यादातर ये काम करता है, लीनियर SHM वाला। लिखना हो लिख लो भाई, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर है? यहाँ तक आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते हैं भाई। 2-4 लोग ही बोलने वाले हैं और बाकी लोग बोलते नहीं हैं जल्दी। भाई नहीं बोलोगे तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। हिमांशी चौहान क्लियर है? नेहा सरकार? यस सर। प्रज्ञा?
चलो तो ठीक है, अब जरा इसका एनालिसिस करते हैं। यहाँ तक तो ठीक है भाई, लीनियर एसएचएम की तरह समझो, एंगुलर एसएचएम की तरह समझो, एसएचएम तो है भैया, सिंपल पेंडुलम। अब देखना है हम लोगों को कि ये जो टाइम पीरियड आया L अपॉन जी, तो L को हम लोग L इफेक्टिव समझें और G को G इफेक्टिव समझें। इसमें बहुत सारे क्लू पॉइंट है जिस पे क्वेश्चंस आते हैं। देखो भाई क्या है, सबसे पहले ये बात आपको जानना चाहिए कि सिंपल पेंडुलम होता क्या है भाई। तो सिंपल पेंडुलम इज अ सिस्टम ऑफ, कौन सा सिस्टम भाई, सिस्टम ऑफ ए पॉइंट मास connected to a light inextensible string। आप चाहो तो लिख सकते हो inextensible string and suspended through the other end। सिंपल पेंडुलम जो होता है, लेंथ तो हो स्ट्रिंग का, लेकिन ये पॉइंट मास हो। पॉइंट मास, पॉइंट मास का मतलब है कि इसका जो रेडियस है, बॉब का रेडियस, इसको स्फीयर की तरह समझें, रेडियस ऑफ बॉब वेरी वेरी स्मॉलर देन एल हो, तो ये बन जाएगा पॉइंट साइज्ड। और जब पॉइंट साइज्ड होगा तभी उसको सिंपल पेंडुलम बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। अगर आप ये ले रहे हैं और ऐसे लगा रहे हैं, ऐसा ये स्फीयर है एक और ये आर रेडियस का है, ये वाला मान लो एल लेंथ है। अगर ये आर वेरी वेरी लेस देन एल ना हो तो नॉट ए सिंपल पेंडुलम। इसको हम लोग सिंपल पेंडुलम नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे हम लोग कंपाउंड पेंडुलम जो आपको सिलेबस में है नहीं, कंपाउंड पेंडुलम या फिजिकल पेंडुलम बोलते हैं। नॉट ए सिंपल पेंडुलम, इट इज ए कंपाउंड और फिजिकल पेंडुलम बोला जाएगा। मान लो भगवान हनुमान का गदा हो, ऐसे एक रॉड है और एक बड़ा सा स्फीयर है, उस पर एक छोटा सा और स्फीयर है, एक और छोटा सा स्फीयर, एक और छोटा सा, ऐसे हो तो भैया ये सिंपल पेंडुलम नहीं है, ये भी सिंपल पेंडुलम नहीं है। सिंपल पेंडुलम का मतलब होता है पॉइंट मास। पॉइंट मास का मतलब है रेडियस ऑफ द बॉब वेरी वेरी स्मॉलर देन लेंथ ऑफ द पेंडुलम। क्लियर है यहाँ तक? सिंपल पेंडुलम किसको बोले समझ गए? पॉइंट मास सस्पेंडेड थ्रू ए लाइट स्ट्रिंग। भाई आवाज आ रही है? Yes, sir. कहीं पे प्रॉब्लम आए तो भाई फ़ोन कर देना, कुछ प्रॉब्लम है तो पॉइंट मास सस्पेंडेड थ्रू ए लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, जिसमें कि लेंथ हमारा ज़्यादा हो रेडियस से। तो पॉइंट मास बोल देने का मतलब ही यही होता है, इसको फिर अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पॉइंट मास बोल दिया मतलब यही है कि ये पॉइंट की तरह ट्रीटेड हो, इस लेंथ के कंपैरिजन में वेरी वेरी स्मॉल रेडियस हो। ठीक है भाई, तो अब ज़रा देखो, अब कोई रॉड हो तो वो सब फिजिकल पेंडुलम में आता है। फिजिकल पेंडुलम तुम्हारे सिलेबस में है नहीं। अब देखो क्वेश्चन आता है, ठीक है भैया ये एक पेंडुलम है और ये एक हॉलो स्फीयर है। ऐसे ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। एक हॉलो स्फीयर है, छोटा ही रेडियस है, मीन सिंपल पेंडुलम की तरह इसको समझ सकते हो। रेडियस है हमारा वेरी वेरी लेस देन एल, बट हाँ इसका साइज थोड़ा बड़ा दिखा रहे हैं क्योंकि इसी में हम लोगों को क्वेश्चन पूछना है। सस्पेंड कर दिया गया सीलिंग से। ये हॉलो स्फीयर के फॉर्म में बॉब है और इस हॉलो स्फीयर में हमने वाटर फील्ड है, वाटर फील्ड है इसमें, हॉलो स्फीयर वाटर है इसमें।
क्वेश्चन के लैंग्वेज में दिया रहेगा कि इसके बॉटम में एक होल बन गया और धीरे धीरे वाटर गिर रहा है, धीरे धीरे वाटर निकल रहा है, लीक कर रहा है। मान लो 2 मिनट तक में लीक करके ये निकल गया। बताने हैं टाइम पीरियड में क्या वेरिएशन होगा। What will be increases, time period increases, time period decreases, time period will increase then decrease, time period will decrease then increase, या continuously increase या continuously decrease. What will be effect on time period of this pendulum? If water continuously leaks out, टाइम के साथ धीरे धीरे ये लीक करता गया, तो क्या इफेक्ट होगा भैया इसके टाइम पीरियड पे? सर कांस्टेंट रहेगा, टाइम पीरियड चेंज नहीं होगा। नहीं, टाइम पीरियड देखो भाई, एक तो ये है कि लिक्विड डाला हुआ है, सिंपल पेंडुलम वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सको इसलिए ये ऐसा दिया हुआ है। अब ये वेरी वेरी स्मॉल तो है, लेकिन इसमें वाटर की बात कह दिया क्वेश्चन ने, टाइम पीरियड वेरिएशन की बात कह दिया। इसका मतलब कि यहाँ पे कुछ तो हो रहा है कलाकारी। देखो भाई, जो फॉर्मूला होता है 2π√L इफेक्टिव अपॉन G इफेक्टिव। L इफेक्टिव का मतलब है ये जो लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम होता है वो क्या होता है, तो सस्पेंशन पॉइंट से लेकर के सेंटर ऑफ द बॉब तक का डिस्टेंस, इसको हम लोग L इफेक्टिव समझते हैं। अब क्योंकि ये पॉइंट साइज का रहता है जनरली, इसलिए हम लोग इस रेडियस को काउंट नहीं करते, लेकिन ये थोड़ा भी साइज रहेगा तो काउंट करने पड़ेंगे। इट मीन्स समझ के रहना कि L इफेक्टिव इज इक्वल टू ये जो यहाँ से अगर लेंथ काउंट करते हैं, अगर ये लेंथ यहाँ से काउंट करते हैं तो ये L और प्लस रेडियस होगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग प्लस रेडियस, उससे बनेगा L इफेक्टिव। मीन्स ये होता है L इफेक्टिव जो होता है डिस्टेंस बिटवीन सस्पेंशन पॉइंट O एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉब, ये होता है। तो अभी देखो ये वाटर का खेल जो है, इसमें जब ये पूरा फील्ड है, जब ये पूरा फील्ड है तो उस समय इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ही है, यहीं पे है। तो पूरा में तो लिक्विड भरा हुआ है, तो स्टार्टिंग में एट स्टार्टिंग सेंटर ऑफ मास इज एट सेंटर C सेंटर पे ही हमारा है सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉब। लेकिन और समय टाइम पीरियड कितना होगा भाई, तो टाइम पीरियड हो जाएगा हमारा 2π√L डिवाइडेड बाई G। L का मतलब यहाँ पे L इफेक्टिव ही समझेंगे, L इफेक्टिव अपॉन G तो चेंज हो नहीं रहा, L इफेक्टिव ये है, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या होगा, तो धीरे 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 क्या कहानी होगा इसमें, इसको बड़ा करके मैं दिखा रहा हूँ। इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ था पहले जब ये पूरा फील्ड था, अब इसका धीरे धीरे ये खाली होने लग गया, अब ये इतना ही वाटर बचा थोड़े टाइम के बाद। जब इतना टाइम बचा तो उस कंडीशन में बॉब का ये हॉलो स्फीयर है, इसका सेंटर तो यहीं रहेगा, लेकिन वाटर जो है उसका सेंटर यहाँ आ जाएगा, थोड़ा नीचे आ जाएगा। तो पूरे बॉब का क्या होगा, सेंटर ऑफ मास, तो ये जो है मास उसका तो यहाँ सेंटर है, लेकिन वाटर जो है यहाँ सेंटर है, तो दोनों का इफेक्टिवली सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो यहाँ मिलेगा, सेंटर ऑफ मास तुम्हें यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। मतलब L इफेक्टिव जो था, जो पहले यहाँ तक काउंट करते थे, अब यहाँ तक काउंट करने पड़ेंगे।
एल इफेक्टिव थोड़ा हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास थोड़ा नीचे आ जाएगा। सेंटर ऑफ मास थोड़ा नीचे आ जाएगा, ऐसे हो गया जब ऐसे हो गया लिक्विड, तो सेंटर ऑफ मास अब यहाँ नहीं रहेगा, सेंटर ऑफ मास थोड़ा यहाँ आ जाएगा, ओवरऑल सेंटर ऑफ मास। इसलिए एल इफेक्टिव विल इंक्रीज विद टाइम, टाइम के साथ इंक्रीज होगा। थोड़े टाइम के बाद क्या होगा भाई, तो थोड़े टाइम के बाद ये ऐसे हो जाएगा। जो हमारा ये मटेरियल था सॉलिड, उसका तो सेंटर ऑफ मास यहाँ, लेकिन वाटर का सेंटर ऑफ मास यहाँ चला आया, तो इफेक्टिवली सेंटर ऑफ मास और नीचे आ गया, क्योंकि जो मास है वो तो इधर है, बॉटम की तरफ आ गए, तो सेंटर ऑफ मास थोड़ा और नीचे आ जाएगा, तो एल इफेक्टिव और इंक्रीज करेगा, एल इफेक्टिव और इंक्रीज करेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ मास गोज डाउन, इसलिए। लेकिन जब ये कंप्लीटली खाली हो जाए, वाटर सारा निकल जाए, तो फिर से इफेक्टिव सेंटर ऑफ मास यहीं वापस चला जाएगा, क्योंकि भैया अब तो वाटर है नहीं, तो इस पूरे बॉब का सेंटर ऑफ मास, ये तो खाली हॉलो स्फीयर ही रहा, तो इसका सेंटर ऑफ मास तो यही है। तो फाइनली सेंटर ऑफ मास विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पॉइंट, ओरिजिनल पॉइंट पे आ जाएगा, एंड एल इफेक्टिव विल, जो इंक्रीज हुआ था, विल डिक्रीज टू ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू पे ये डिक्रीज हो जाएगा। फिर इट मीन्स फाइनली क्या हुआ कि एल इफेक्टिव फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, एंड फिर वहीं पे आ जाएगा। फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, एल इफेक्टिव फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। बोलो भाई। और जब अगर ऐसा हुआ है तो टाइम पीरियड तो होता है भैया 2π√L इफेक्टिव अपॉन जी इफेक्टिव। तो जब L इफेक्टिव फर्स्ट इंक्रीज हुआ तो टाइम पीरियड भी इंक्रीज होगा, क्योंकि न्यूमरेटर में है L इफेक्टिव इंक्रीज, तो टाइम पीरियड भी इंक्रीज, और फिर L इफेक्टिव डिक्रीज होकर वापस वैल्यू में, तो ये टाइम पीरियड भी वापस वैल्यू में। इसलिए टाइम पीरियड फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। ये ऑप्शन तुम्हें टिक लगाने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे जैसे वाटर लीक हो रहा है वैसे वैसे सेंटर ऑफ मास नीचे आएगा, जब पूरा लीक्ड हो जाएगा तो वापस ऊपर चला जाएगा। ठीक है, उसी पोजीशन पे चला जाएगा। इसलिए पहले L इफेक्टिव इंक्रीज होगा, फिर वापस डिक्रीज होकर के सेम वैल्यू पे रिटर्न हो जाएगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. चलो अब एक चीज़ और दिखा दूँ, किसी को डाउट है तो पूछ ले भाई। एक और चीज़ देखो भाई, अब ज़रा जी इफेक्टिव की बात करें। L इफेक्टिव तो समझ गए, L इफेक्टिव चेंज होगा तो टाइम पीरियड चेंज होगा। अब जी इफेक्टिव की बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। T इज इक्वल टू 2π√L अपॉन जी इफेक्टिव लिख लो भाई। और तो जी इफेक्टिव क्या होता है? तो जी इफेक्टिव होता है वैल्यू ऑफ टेंशन फोर्स इन स्ट्रिंग एट इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम में हो बॉब, तो टेंशन का वैल्यू कितना है डिवाइडेड बाय मास ऑफ द बॉब। ये है जी इफेक्टिव। ये बोलें, अगर आपको ऐसे निकाल सकते हो तो ऐसे निकाल लो जी इफेक्टिव, अगर ऐसे नहीं निकाल सकते हो तो यहाँ पे सम ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन बॉब। सम मतलब वेक्टर सम, सम का मतलब वेक्टर सम समझना, क्योंकि फोर्स वेक्टर है इसलिए वेक्टर सम
of all forces on the bob except tension on it divided by mass of the bob. यह ध्यान रखना भाई, जी इफेक्टिव चाहे तुम ऐसे निकालो या ऐसे निकालो, क्योंकि न्यूमेरिकल आता है भाई घुमा फिरा के, डायरेक्ट नहीं आता कि जी इफेक्टिव। ऐसे तो कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, माउंटेन पे चले गए तो टाइम पीरियड का क्या होगा, पेंडुलम लेके माउंटेन पे चले गए तो क्या होगा। अगर हम लोग माउंटेन पे गए, इफ सिंपल पेंडुलम is taken on mountain, then टाइम पीरियड का क्या होगा भाई, 2 पाई रूट ओवर एल इफेक्टिव अपॉन जी इफेक्टिव। तो जी इफेक्टिव माउंटेन में जाने से जी का क्या होता है, कम हो जाता है। ज़्यादा हाइट पे जी का वैल्यू कम हो जाता है भाई, सबको पता है। जी नॉट 1 माइनस 2h बाई आर, 1 माइनस 2h बाई आर। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ाओगे वैसे वैसे कम होते जाएंगे जी का वैल्यू। जी सरफेस पे सबसे ज़्यादा होता है, जैसे जैसे ऊपर जाओगे ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा, इसलिए जी का वैल्यू भी कम। तो माउंटेन पे जब जाते हैं भाई तो जी का वैल्यू कम हो जाता है। इफ सिंपल पेंडुलम इज टेकन ऑन माउंटेन, जी डिक्रीजेस। बोलो भाई, अब जी डिक्रीज होगा तो टाइम पीरियड इंक्रीज हो जाएगा, टाइम पीरियड विल इंक्रीज। और टाइम पीरियड इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ, पहले ऐसे ऐसे होता था, अर्थ के सरफेस पे ऐसे ऐसे था, माउंटेन पे चले गए तो ऐसे ऐसे हो गया, टाइम ज़्यादा लगा रहा है, टाइम पीरियड इंक्रीज। अब ध्यान से समझना, इस पे क्वेश्चन आते हैं क्लू पॉइंट। अगर तुमसे डायरेक्ट पूछ दिया जाए ऐसे भाई कि ठीक है जब हमारा माउंटेन पे लेके गए तो टाइम पीरियड बढ़ गया, क्वेश्चन फिर घुमा के पूछा जाता है कि अभी तो ऐसे था, ये माउंटेन पे गए तो ऐसे हो गया, टाइम पीरियड डिक्रीज हो गया। तो जो रिस्ट वॉच होगा या कोई पेंडुलम क्लॉक होगा, रिस्ट वॉच छोड़ो, पेंडुलम क्लॉक जब हम लोग माउंटेन पे लेके जाएंगे तो वो स्लो हो जाएगा कि फास्ट हो जाएगा। माउंटेन पे लेके जाएंगे तो स्लो हो जाएगा हमारा पेंडुलम क्लॉक या फास्ट हो जाएगा। स्लो हो जाएगा या फास्ट, मतलब स्लो फास्ट होने का मतलब कि मान लो 12 बजे चलो भाई सबके, या ऐसे बोले कि 4 PM हुआ, ठीक है, 4 PM यहाँ पे भी है और माउंटेन पे भी है एक पेंडुलम क्लॉक लिए हुए, और यहाँ पे भी है, दोनों जगह मान लो 4 PM हुआ। या बोला गया मोबाइल से कि भैया अपना 4 PM कर लो, तुम भी कर लो, तुम भी कर लो, और चलो भाई अब पेंडुलम को ऑसिलेट करा दो। थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे 6 PM होगा, तो यहाँ पे कितना होगा, 6 PM होगा, ये 6.02 PM हो जाएगा या 5.58 PM होगा, क्या होगा। यहाँ 6 PM हो गया, अगर मान लो यहाँ 2 घंटे इलेप्स हो गए तो यहाँ पे कितने इलेप्स हुए, यहाँ पे क्या बताएगा, ये यहाँ का क्लॉक क्या बताएगा, 6:02 या 6 बजने में 2 मिनट बाकी है। मान लो 2 मिनट का गैप आ रहा है 2 घंटे में, तो ये तो 4 बजे से 6 बजा दिया ग्राउंड पर। माउंटेन वाला क्या बजाएगा, 6:02 या 5:58। 6:02 नहीं, 5:58। स्लो होना मतलब क्या, घड़ी स्लो हो गया भैया, ज़्यादा टाइम लगा रहा है। तो ये कैसे, कुछ लोगों को हजम नहीं हुआ। देखो भाई, जब तक ये पेंडुलम
जब तक ये 60 साइकिल नहीं काउंट करेगा, 60 सेकंड, तब तक 1 मिनट आगे नहीं बढ़ेगा पेंडुलम क्लॉक का। यही तो होता है, 60 टाइम्स होगा ये इसका साइकिल तो 1 मिनट आगे बढ़ा, फिर नेक्स्ट 60 होगा, फिर 1 मिनट आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे तो ऐसे 60 करते करते और इसने 4 to 6 PM कर दिया। लेकिन इसका ये अब पहले तो ये ऐसे ऐसे यहाँ चल रहा था, 60 हुआ, चलो 1 मिनट आगे, ये क्या करेगा, अभी 60 नहीं हुआ है भैया, अभी तो 58 हुआ, अभी तुम क्यों बढ़ाना चाह रहे हो, अभी तो 58 हुआ, 60 होने दो, 60 होगा तब तुम 1 बढ़ाओगे। ये बेचारा बढ़ा के आगे बढ़ा हुआ है, ये बढ़ा दिया क्योंकि इसका 60 पूरा हो गया था, इसका 60 अभी ज़्यादा टाइम पीरियड हो रहा है क्योंकि इधर जी इफेक्टिव कम हो गया है, तो टाइम पीरियड ज़्यादा हो गया है, तो धीरे धीरे चल रहा है ये इससे। अब 60 करेगा तब पूरा होगा, 60 मिनट जब हो जाएगा तब 1 घंटा होगा। यहाँ 60 मिनट जल्दी हो जा रहा है, यहाँ 60 मिनट ज़्यादा टाइम लगाएगा। ये क्लॉक जो होगा तो ज़्यादा टाइम लगा रहा है, इसलिए ये बोलेगा कि 6 बज गए, 2 घंटे हो गए, ये बोला कि नहीं अभी 2 घंटे में 2 मिनट बाकी ही है, रुको भाई अभी पूरा करने दो, तब तो होगा 2 घंटे। तो इसलिए ये पीछे रह जाएगा, ये स्लो हो जाएगा। टाइम पीरियड बढ़ना मतलब क्लॉक को स्लो कर देना। तो टाइम पीरियड इंक्रीज मीन्स क्लॉक विल बिकम स्लो, दैट इज लूज टाइम, टाइम लॉस करता। 2 मिनट लॉस कर दिया इसने। मतलब ये हो गया कि स्लो होने का मतलब समझिए, टाइम पीरियड ज़्यादा होना मतलब स्लो हो जाना। और जो जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे करेगा तो बोलेंगे ना फास्ट हो गया, और धीरे धीरे कर रहा है तो स्लो हो गया। तो वही चीज़ हो गया, स्लो हो गया तो भैया अब ये जब तक 60 नहीं करेगा तब तक 1 मिनट नहीं होगा। तो इसका 60 तो जल्दी कर दिया, 1 मिनट हो गया। माउंटेन वाला अभी 60 नहीं हुआ भैया, तो इसका 1 मिनट बहुत बाद होगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। ये मीनिंग समझ गए? चलो भाई, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक पेंडुलम है, एक लाइट वायर है, इधर बॉब लगा हुआ है, ये पेंडुलम है। बोल देता है कि टेम्परेचर बढ़ा दिए भाई, 30 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो अब इसका टाइम पीरियड का क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा? तो देखो भाई, टाइम पीरियड तो 2π√30 डिग्री पे जितना लेंथ था डिवाइडेड बाई जी। अभी लेंथ इफेक्टिव चेंज होगा यहाँ पे। अब ये जो भी लेंथ है पेंडुलम का, वो ये जो वायर है उसका लेंथ बढ़ जाएगा एट 40 डिग्री सेल्सियस। ये तो था एट 30 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं बोलूँ एट 40 डिग्री सेल्सियस तो लेंथ जो होगा L40 वाला वो तो अगर एक्सपेंशन पढ़ा है आपने तो ये जानते ही हो, ओरिजिनल लेंथ 1 + अल्फा डेल्टा टी। तो बढ़ जाएगा भाई। डेल्टा टी का वैल्यू है 10 डिग्री सेल्सियस, अल्फा दिया रहेगा, तो L40 विल बी मोर। लेंथ बढ़ गया तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। किसका कितना है टाइम पीरियड तो भैया रख लो, जब L40 रखोगे तो L40 वाला मिलेगा और ये T30 वाला मिलेगा। इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने से लेंथ बढ़ता है, लेंथ बढ़ने से क्या होगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, तो फिर स्लो हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीमेंट, L इफेक्टिव इंक्रीमेंट, L इफेक्टिव इंक्रीमेंट, तो इसका मतलब टाइम पीरियड में इंक्रीमेंट। टाइम पीरियड इंक्रीमेंट का मतलब है स्लोअर क्लॉक, क्लॉक बिकम्स स्लो, ऐसा लिख सकते हैं। बोलो भाई, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन ऐसे आता है, लिखो। ये मान लो एक एलिवेटर है, इसमें हमने एक पेंडुलम लगा दिया, ऑसिलेट कर रहा है बेचारा, इसका अपना कुछ टाइम पीरियड है। अब इसको हम लोगों ने अपवर्ड, लिफ्ट है ये, लिफ्ट को अपवर्ड एक्सेलरेट करा दिया। इफ लिफ्ट accelerates upward with
ए नॉट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन टाइम पीरियड कितना होगा, ये एल है मान लो 2 मीटर, तो क्या होगा। तो जब ये ग्राउंड पे था, ध्यान से समझो भाई, जब लिफ्ट को अपवर्ड एक्सेलरेट कराओगे तो क्या होगा, अपवर्ड एक्सेलरेशन दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान देना भाई कैसे होगा काम। तो देखो भाई, जब ग्राउंड पे रहता है तो टाइम पीरियड तो भाई 2π√L/g होता है, और g होता है ये 9.81 जो ग्राउंड पे होता है। लेकिन जब ये लिफ्ट में है और लिफ्ट को अपवर्ड एक्सेलरेट करा दिया, तो आपको पता है भाई कि g इफेक्टिव इंक्रीज हो जाएगा। g इफेक्टिव इंक्रीज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो मैंने अभी बताया था, उस बात को यूज़ किया जाए। तो मैंने बताया था g इफेक्टिव क्या होगा, अपवर्ड अगर एक्सेलरेटेड कंडीशन में ले जाएंगे तो g इफेक्टिव क्या होगा। चलो इधर बताता है, हम लोग सॉल्व करते हैं। मान लो यही हमारा लिफ्ट था और ये अब अपवर्ड एक्सेलरेट कर रहा है, तो g इफेक्टिव कितना लिखेंगे टाइम पीरियड के लिए। हम लोग जब लिखेंगे 2π, तो ये g इफेक्टिव कितना होगा वो चाहते हैं जानना। तो वो भैया 9.8 नहीं होगा, क्या होगा वो समझो। तो यहाँ पे g इफेक्टिव कैलकुलेट करने के लिए मैंने बताया था, चाहिए कर लो, इक्विलिब्रियम में टेंशन का वैल्यू चाहिए, चाहे इक्विलिब्रियम में टेंशन का वैल्यू लिख लो या ये लिख लो, तो ज़्यादा जो सूटेबल होता है वो ये होता है। चलो मैं दोनों से करके भी दिखाता हूँ। तो तुम क्या करो, ये लिफ्ट फ्रेम में ही तो ऑसिलेट करता हुआ दिखेगा। अगर मान लो उसको ऑसिलेट करा दें, इसको ऐसे ऑसिलेट करा दें, लिफ्ट अपवर्ड एक्सेलरेटेड है, तो यही तो देख पाएगा ऑसिलेशन। ग्राउंड ऑब्जर्वर तो देखेगा कि पेंडुलम ऊपर भी जा रहा है और ऐसे ऐसे करते हुए जा रहा है। तो ग्राउंड ऑब्जर्वर दो चीज़ देखेगा, एक तो ऑसिलेशन और दूसरा स्ट्रेट भी जा रहा है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन देखेगा। ये सिर्फ ऑसिलेशन देखेगा, इसलिए लिफ्ट फ्रेम में काम करना ज़्यादा अच्छा है। तो भैया इसका जी इफेक्टिव होगा कितना, जी इफेक्टिव होगा टेंशन का वैल्यू। तो देखो भाई, टेंशन का वैल्यू मैं निकालना चाहता हूँ। मान लो ये है टेंशन, एक लगेगा mg, और क्योंकि ये लेफ्ट फ्रेम में अपवर्ड एक्सेलरेटेड है इसलिए एक लगेगा सूडो फोर्स ma0। सूडो फोर्स लगेगा, अपवर्ड एक्सेलरेटेड है तो डाउनवर्ड में एक सूडो फोर्स लगता है। सूडो फोर्स माइनस ma0 होता है, जिधर फ्रेम जा रहा है ना एक्सेलरेशन उसके अपोजिट में लगना है, और m इंटू a0, a0 का वैल्यू है ये। तो इसलिए टेंशन का वैल्यू इक्विलिब्रियम में जब ये रहेगा तो टेंशन का वैल्यू होगा mg प्लस ma0। mg प्लस ma0 मिल करके ये टेंशन। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जब जीरो, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब नेट फोर्स जीरो, तीन ही तो फोर्स लग रहे हैं, mg और टेंशन ये रियल फोर्स हैं, और ये ma0 सूडो फोर्स। तो ये तीन फोर्स इस पर लगता हुआ समझेंगे, इस फ्रेम में देख रहे हैं हम लोग। तो जी इफेक्टिव बोलेंगे, टेंशन का वैल्यू हो जाएगा mg प्लस ma0, दोनों एक ही डायरेक्शन में था, ऐड कर दिए, डिवाइडेड बाई m। मीन्स क्या मिला हमें भाई, तो mm कैंसिल हो जाएगा, g प्लस a0। मीन्स g का वैल्यू अगर 10 है और a0 5 है तो 15। तो g इफेक्टिव हमारा 15 हो गया। तो हम लोग टाइम पीरियड जो लिखेंगे वो 2π√L/L हमारा 2 मीटर था तो 2 मीटर रखेंगे, और यहाँ पे रखेंगे 15 वैल्यू, मिल जाएगा टाइम पीरियड। अगर तुम इससे जी इफेक्टिव निकालना चाह रहे हो इससे, तो मैंने क्या बताया था भाई, वेक्टर वैल्यू ऑफ वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन द बॉब एक्सेप्ट टेंशन ऑन इट एट इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम में टेंशन छोड़ दो, बाकी सब फोर्स का वेक्टर सम। तो यहाँ मैं इक्विलिब्रियम में टेंशन छोड़ देता हूँ, बाकी फोर्स क्या है, mg और ma0, उनका वेक्टर सम। तो mg भी उधर ही है, ma0 भी उधर ही है, तो दोनों का वेक्टर सम लिख दिया हमने, डिवाइडेड बाई m। क्या मिला हमें, g प्लस a0। यहाँ पे मैंने टेंशन को लिखना चाहा, इसी के तो इक्वल एंड अपोजिट है टेंशन। दिस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ टेंशन। टेंशन कितना है, इसी के इक्वल एंड अपोजिट है। वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए यही तो लिखोगे, टेंशन माइनस mg माइनस ma0 इज इक्वल टू 0, इसलिए टेंशन का वैल्यू हो गया mg प्लस ma0। वैल्यू रख दिया और निकाल दिया। ज़्यादा ये यूज़फुल है। क्यों भाई, ऐसा इसलिए कि टेंशन का वैल्यू हमेशा तुम्हें नहीं पता लगेगा कि क्या है, लेकिन
टेंशन के अलावे जो फोर्सेस हैं वो तुम्हें दिए रहेंगे क्वेश्चन में, ध्यान से समझो। मैं दिखा रहा हूँ, एट इक्विलिब्रियम जो टेंशन फोर्स होगा वो प्लस मान लो एक फोर्स लगा ये mg, एक और फोर्स लगा मान लो कुछ और, एक और फोर्स लग गया मान लो इलेक्ट्रिक फोर्स, कुछ और लग गया मान लो। अब इतने सारे फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम में तो सबका वेक्टर सम 0 है। हमें क्या करना है भाई, तो चाहे तो टेंशन का वैल्यू इक्विलिब्रियम में निकाल ले या बाकियों का रिजल्टेंट निकालना है, डिवाइडेड बाई m करना है, तो मिलता है हमें जी इफेक्टिव। ध्यान से सारे लोग समझ लो, बस इसके बाद छुट्टी कर रहा हूँ मैं, टाइम भी हो गया। तो यहाँ देखो, आपको टेंशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब जितने फोर्स लग रहे हैं सबको नेट जीरो करना होगा, तभी इक्विलिब्रियम बनेगा। तो टेंशन का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बाकी जो इधर है F1, F2, F3 और F4 और जो भी है, इन सब का तुम्हें वेक्टर सम करने पड़ेंगे। जो आएगा वैल्यू उसी के इक्वल एंड अपोजिट है टेंशन फोर्स। जी इफेक्टिव निकालने के लिए तो मैंने बोला तुम्हें कि भैया टेंशन एट इक्विलिब्रियम डिवाइडेड बाय m कर लो या बाकियों का रिजल्टेंट, टेंशन छोड़ दो, बाकी सब तो यही है। टेंशन का वैल्यू क्या है, जो टेंशन को छोड़ के बाकी जो 4 हैं या 2 हैं तो उन दोनों का रिजल्टेंट के वैल्यू इक्वल एंड अपोजिट होता है टेंशन। तो सोचो एट इक्विलिब्रियम नेट फोर्स तो 0 होना है भाई। नेट फोर्स 0 मतलब जितने भी फोर्स बॉब पे लग रहे हैं इक्विलिब्रियम में सब 0। आपको चाहिए जी इफेक्टिव के लिए टेंशन का वैल्यू। भैया टेंशन का वैल्यू कहाँ से मिल जाएगा डायरेक्ट, जब तक कि तुम इनका नहीं निकालोगे तब तक नहीं मिलेगा। टेंशन इज इक्वल एंड अपोजिट ऑफ ऑल द अदर फोर्सेस रिजल्टेंट। इसलिए चाहे तुम टेंशन अपॉन मास करो या तो फिर अदर फोर्सेस को वेक्टोरियली ऐड कर लो उसका वैल्यू। तो तुम्हें अगर ये भी करना है तो तुम्हें ये निकालना ही पड़ेगा। तो क्यों इतना टेंशन ले भाई, इससे अच्छा है कि अपने माइंड में ये सेट कर लें कि जी इफेक्टिव होता है टेंशन को छोड़ दो बाकी फोर्स को जोड़ दो, रिजल्टेंट उसका वैल्यू डिवाइड बाय मास जी इफेक्टिव है। जब जी इफेक्टिव निकालना हो तो बॉब पे इक्विलिब्रियम कंडीशन में सारे जो फोर्सेस लग रहे हैं टेंशन को छोड़ के उन सब का रिजल्टेंट निकालो डिवाइडेड बाय मास, वही है जी इफेक्टिव। अब देखो कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन में दे दिया जाता है एक कार है, ध्यान देना, एक कार है लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, या एक बस है, इसमें बॉब लगा दिया और इसको एक्सेलरेट करा दिया, ठीक है। अब बताना इसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो इसका टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे भाई, तो वही 2π√L/g। तो टाइम पीरियड तो भाई सिंपल पेंडुलम का वही लिखना है 2π√L इफेक्टिव अपॉन जी इफेक्टिव। एल इफेक्टिव तो भैया एल ही है, उसमें तो कोई कलाकारी वाली बात है नहीं। ये एक्सेलरेट हो रहा है बस हॉरिजॉन्टल में। तो अब कैसे जी इफेक्टिव निकालेंगे, तो ध्यान से सारे लोग देख लो जी इफेक्टिव कैसे निकालोगे। अब इस पे लगने वाले फोर्सेस को तुम देख लो भाई, एक लगेगा mg डाउनवर्ड में और टेंशन तो लगना ही लगना है, टेंशन को छोड़ दो, और एक ये लगेगा सूडो फोर्स, क्योंकि एक्सेलरेशन इधर है इसलिए ma0 इधर लगेगा म्यूचुअली परपेंडिकुलर। टेंशन इसी के इक्वल, रिजल्टेंट के इक्वल एंड अपोजिट ऐसे टेंशन लगेगा। इट मीन्स ये जो बस है इस बस में स्ट्रिंग ऐसे रहेगा, mg इधर ma0 इधर और ये टेंशन इधर, और तब नेट फोर्स 0 होगा। यह है इक्विलिब्रियम कंडीशन, तभी नेट फोर्स 0 होगा। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन ये है, बॉब का इक्विलिब्रियम कंडीशन ये है। ये ऐसे रह के इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। तुमने देखा भी होगा बस में बैठे हो, अगर ये लटका हुआ है तो जब बस एक्सेलरेट होगी तो ये अपने आप पीछे आ जाएगा, ऐसे ये ऐसे बन जाएगा इक्विलिब्रियम, ऐसे ये यहाँ नहीं रहेगा, ये पीछे आ जाएगा। इस तरह कंडीशन में चलेगा ये। इसलिए टेंशन का वैल्यू यानी जी इफेक्टिव क्या लिखेंगे भाई, तो ये वाला फोर्स हमें क्या पता कि टेंशन कितना है, लेकिन इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसके इक्वल एंड अपोजिट है। तो इसलिए एक है हॉरिजॉन्टल में एक है वर्टिकल में, दोनों आपस में है 90 डिग्री। इन दोनों का रिजल्टेंट लिखेंगे, दैट इज ma0 का स्क्वायर प्लस mg का स्क्वायर
अंडर रूट, क्योंकि दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, डिवाइडेड बाई m करेंगे, मिल जाएगा g इफेक्टिव जी स्क्वायर प्लस ए नॉट स्क्वायर। सो g का वैल्यू, g इफेक्टिव वैल्यू हमें मिल चुका ये, और जैसे ये मिल गया अब टाइम पीरियड लिख देंगे। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी इफेक्टिव हो गया अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस ए नॉट स्क्वायर। ये जो वैल्यू था डाल देंगे, ये बन गया इसका टाइम पीरियड। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ भी है क्वेश्चन ऐसा। बोलो भाई, क्लियर हुआ?